व्हाट्स नेम? अच्छा, कुलदीप हो। अच्छा, ओके ओके। ऑनलाइन में आप लोग के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस है। आप लोग मोबाइल पे ज्वाइन कर रहे होगे, तो मोबाइल पे पहले तो हॉरिजॉन्टल कर लो मोबाइल को। जहाँ पे मेरा स्क्रीन है उसको डबल टैप कर लो ताकि वो फुल स्क्रीन दिखे। मेक श्योर कि मेरा स्क्रीन फुल स्क्रीन दिखना चाहिए। और इंटरनेट कनेक्शन एटलीस्ट 1 GB का होना चाहिए। तो ये 3-4 चीज़ें आप लोग इंश्योर कर लो और उसके बाद क्लासेस अटेंड करना है। सारे लोग आज ऑनलाइन ही अटेंड किए हैं लगता है। 27 ओके, ऑफलाइन में भी आ जाते हैं। तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज प्रिंस देवांगन। लास्ट 15 ईयर से आई एम ग्रुप बी ऑफिसर। आई एम एक्स IITN, IIT खड़गपुर से पास आउट हूँ। और सब्जेक्ट मैं जो आप लोग का लूंगा दैट इज ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट, भूगोल एंड पर्यावरण, ये मैं लूंगा। आपका कौन सा लैंग्वेज है? हिंदी है, ओके। है ना आपका? इंग्लिश, ओके। ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट, दिस 2 सब्जेक्ट्स आई विल बी टेकिंग। ये 2 सब्जेक्ट मैं लूंगा। यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन। आप लोग शायद कोलकाता से भी ज्वाइन किए हो कुछ लोग, तो यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस इंग्लिश, हिंदी, बंगाली या छत्तीसगढ़ी, इसमें से किसी में भी क्वेश्चन कर सकते हो। आई विल बी आंसरिंग यू इन 2 लैंग्वेज ओनली, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, मैं आपको यही 2 लैंग्वेज में आपको बाकी आप लोग किसी में भी आंसर कर सकते, क्वेश्चन कर सकते हो। तो आज का जो टॉपिक है ये है इंट्रोडक्शन टू ज्योग्राफी, भूगोल का परिचय। आप में से किसी ने मेरी ऑनलाइन क्लास में अटेंड किया होगा, लेट्स सी। चलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका लिटरल मीनिंग ये होता है जियोग्राफी। हम लोगों ने जो GOIS का नाम रखा है वो ज्योग्राफी से ही रखा है, बिकॉज GOIS में ज्योग्राफी का सबसे अच्छे लेक्चर्स होते हैं और वो काफी फेमस भी है, तो इसी से ज्योग्राफी नाम रखा है। जियोग्राफी, ग्राफी मतलब अर्थ, जियो मतलब अर्थ, पृथ्वी, है ना? अर्थ, पृथ्वी। इस पृथ्वी के बारे में समझना, है ना, दैट इज द स्कोप ऑफ ज्योग्राफी। यही इस ज्योग्राफी का स्कोप है। जितने अच्छे से हम समझ पाते हैं भूगोल के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में, उतने अच्छे से हम लोग उस एरिया के कल्चर, कस्टम्स, उस एरिया की जलवायु, क्लाइमेट, ये सब चीजों को समझ पाते हैं। क्योंकि हमारा जो अर्थ है वो यूनिक है, हमारा जो पृथ्वी है वो बहुत ही अनोखा है और बहुत सारे मामले में अनोखा है। हम लोग को समझ आएगा कि किस कारण से ये यूनिक है। पहले हम लोग जाते हैं एक इंसिडेंस पे। उस इंसिडेंस से मैं आगे की क्लास स्टार्ट करूंगा। एक पेड़ था
उसको मैं क्लीन कर देता हूँ। चलो ठीक है। एक पेड़ था, उसके एक ब्रांच, उसकी एक टहनी पे चिड़िया, चिड़िया चोंच वाली चिड़िया, ऐसा, हाँ कीड़ा जैसा लग रहा है ना। तो एक चिड़िया थी, वो बैठी थी। वो चिड़िया जो है, यस प्लीज, पेड़ की टहनी पे चिड़िया बैठी थी, है ना। और उसके 4 बच्चे थे, 4 बच्चे, 4 किड थे उसके। उसके उस पेड़ के नीचे एक खेत था, देयर वाज अ फील्ड। वहां पे एक बोलना चाहिए कि फादर एंड सन, पिता एंड पुत्र, ये दोनों आपस में बात कर रहे थे। उसमें ये बात कर रहे थे कि ये जो पेड़ है हमारे खेत के बीच में, ये बहुत आड़े आता है ना। शायद बचपन में ये स्टोरी सुना होगा आप लोगों ने कि जब खेती करते हैं तो ये जो सर पेड़ है आर्य मतलब? आड़े आता है, मतलब क्या है, ये एक बैरियर का काम करता है, ठीक है। अच्छा, ओके ओके। हाँ, जब उसमें हल चलाते हैं, फ्लोइंग करते हैं, तो वो मुश्किल होता है पेड़ के कारण से। बीच में है, साइड में होता तो चलता। तो इस पेड़ को काटना है। तो ये जो बाप और बेटे हैं दोनों आपस में डिस्कस कर रहे हैं, इस पेड़ को काटना है। तो बेटा बोलता है हाँ पापा मैं बिल्कुल काटूंगा इसको करके। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कल गांव से 4 आदमी लाता हूँ और उसको मैं इस पेड़ को कटवा देता हूँ। तो ठीक है। आ, अगले दिन, हाँ, तो ये चिड़िया के बच्चे लोग डर गए कि भाई ये तो पेड़ काट देगा, फिर हम लोग रहेंगे कहाँ, हम लोग तो उड़ना भी नहीं जानते। तो चिड़िया की माँ ने बोला, उसने बोला कि अभी रहने दो, शांत रहो, आराम से, टेंशन मत लो, आराम से रहो। तो अगले दिन हुआ, कोई 4 आदमी नहीं आए, है ना, और वो पेड़ वैसे ही के वैसे ही रहा। फिर कुछ दिन बाद, एक आध हफ्ते बाद, फिर बेटा और बाप दोनों उसी जगह। तो उसने, बाप ने बोला कि यार तुमने अभी तक पेड़ नहीं कटवाया। तो बेटा बोला हाँ पापा, मैंने उस 4 आदमी को बोला था, हम लोगों ने कटवाया नहीं, मैं कल ही अपने घर के नौकर को बोलता हूँ, वो पेड़ काट देगा करके। तो बोले ठीक है। तो लोग फिर डर गए, बच्चे लोग, कि माँ, वो किसान का बेटा बोल रहा था कि पेड़ काटेंगे क्या। तो फिर से डर गए कि क्या होगा करके। तो माँ ने बोला नहीं टेंशन मत लो। बोले क्यों टेंशन नहीं ले। उसने बोला क्या कि बेटा ने क्या बोला, हाँ सायन म्यूट कर लो ना, क्वेश्चन के मौके पर म्यूट कर लेना। ओके। तो चिड़िया जो है, उसकी माँ ने बोला कि देखो, वो अभी नौकर उसका आएगा नहीं, पेड़ कटेगा नहीं, तुम लोग टेंशन मत लो, आराम से रहो। अब तीसरा दिन हुआ, अगला एक आध हफ्ते का टाइम हो गया। उसके बाद फिर से बेटा और बाप फिर आए, बोले कि ये पेड़ को कटवाए नहीं। तो वो बोलता है कि हाँ पापा, कल ही मैं अपने दोनों भाई को लाता हूँ और उसको पेड़ को कटवाता हूँ। तो चिड़िया के बच्चे लोग फिर डर गए कि यार ये तो पेड़ काट देगा। तो उन लोगों ने अपनी माँ को बताया, भाई अपने भाई लोग को लेके आने वाला है पेड़ कटवाने के लिए। तो उसकी माँ ने बोला टेंशन मत लो, पेड़ नहीं कटेगा। फिर ऐसा करके एक हफ्ता और हो गया। तब तक चिड़िया के बच्चे भी बड़े हो गए, उन लोग थोड़ा सा उड़ने भी लग गए। अब फिर से बाप और बेटा एक ही जगह पे आए और बोले कि ये पेड़ काटा नहीं बेटा अभी तक। तो बेटा बोला पापा मैं अभी लाता हूँ कुदाल और आज मैं पेड़ को काट देता हूँ। तो चिड़िया के बच्चे फिर डर गए, माँ को बताया भाई आज इन लोग काटने वाले हैं। तो माँ ने बोला हाँ अब ये टाइम हो गया, चलो उड़ के निकल जाते हैं, आज वो काटेगा, है ना। तो ये जो स्टोरी है, ये बचपन में हम लोग को बताया जाता है। और उसका सिग्निफिकेंस कोई बता सकता है, क्या सिग्निफिकेंस है इस स्टोरी का? सर परेशानी में भी हमें हमेशा समझदारी से काम लेना चाहिए और आखिरी अंजाम का इंतजार करना चाहिए। अच्छा, और कुछ? नहीं सर, और कुछ तो ध्यान नहीं आ रहा। अच्छा, और कुछ? हाँ हम हमेशा दूसरों को हेल्प करना चाहिए। तो आगे सर क्या मैं बेंगाली में कह सकते हो क्या? हाँ हाँ তো স্যার যেটা বলছিলাম যে আমাদের সবসময়
অন্যেরটা ভাবতে হবে, শুধু নিজেদেরটা ভাবলে হবে না, যাতে অন্যদের সাহায্য করতে পারি আমরা আমাদের যতটা নিজেদেরকে ঠিক রেখে। হ্যাঁ, अच्छा, और किसी का आंसर? सर जब तक हम खुद कुछ नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला है नहीं। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, यही चीज है ना। जब तक हम लोग अपने ऊपर, अपने बाहुबल पे या अपने हैंड पे डिपेंडेंट, या जब तक हम अपने ऊपर निर्भर नहीं है ना, तब तक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी से काम नहीं होता। दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी रहोगे, काम नहीं होगा। हर किसी को पता है कि अगर काम आपके हिसाब से आपको करना है, तो उसके लिए दूसरे के ऊपर आप डिपेंडेंट नहीं हो सकते। मतलब क्या है, ये जो बोलने का पर्पस ये है कि जब हम लोग इस एग्जाम की तैयारी करते हैं, है ना, स्टेट पीएससी या यूपीएससी की तैयारी करते हैं, तो क्या होता है, हम लोग सोचते हैं कि आज से नहीं कल से तैयारी करना चालू करेंगे, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि आज अगर मैं फेल हो गया तो जूनियर के साथ बैठूंगा, क्योंकि हमको फील नहीं होता कि जूनियर के साथ बैठ रहे हैं। अगर यही कॉलेज का एग्जाम होता ना, तो अगर आप फेल होते तो जूनियर के साथ बैठते, स्कूल का एग्जाम होता फेल होते तो जूनियर के साथ बैठते। वो जो डर है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं जूनियर के साथ बैठूंगा, जो लोग मेरे जूनियर थे उनके साथ बैठना है करके। पर ये यूपीएससी, स्टेट पीएससी, इसमें एग्जाम में ऐसा है, आपको पता नहीं चलता कि आप जूनियर के साथ बैठ रहे हो, पर एक्चुअल में जूनियर के साथ बैठते हो अगर 1 साल का वेट करते हो। जो हम लोग बोलते हैं कि इस साल अटेम्प्ट नहीं दूंगा, नेक्स्ट ईयर अटेम्प्ट दूंगा। तो पहला चीज तो ये मान के चलो, जो भी नेक्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है ना, अब 1-2 महीने वाला गैप नहीं, पर जो भी नेक्स्ट 1 ईयर के अंडर में जो भी पहला एग्जाम होगा, दैट एग्जाम विल बी माई फाइनल टारगेट। यूपीएससी या स्टेट पीएससी कितना भी आपको अटेम्प्ट दे, आपको उतना अटेम्प्ट लेना नहीं है ना। ये पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान नहीं बनाना है, ये 1 गो में क्लियर करना है, ठीक है ना। तो ये जो हम लोग सोचते हैं कि इसको आज से करेंगे, कल से करेंगे, नहीं। पहला चीज, एक तो मुझे ही पढ़ना है, पहला चीज स्टडी तो मुझे ही करना है ना। टीचर पढ़ाएगा, कैसे पढ़ना है ये बताएगा, बट पढ़ना हमको ही है ना। डिपेंडेंसी सेल्फ पे है। कोचिंग इज देयर फॉर द सपोर्ट, है ना, वो आपके सपोर्ट के लिए, डायरेक्शन के लिए है। पढ़ना अल्टीमेटली आपको है, गेटिंग इट, है ना। आपको मैंने डायरेक्शन दिया, उस डायरेक्शन में चलना है। और चलने का इसलिए है क्योंकि देखो, मैंने बताया होगा कि टीचर हो या डॉक्टर हो, वो आपको रास्ता बताएगा कि ये मेडिसिन खा लो, है ना, या तो इसको इस बुक से इतना पढ़ लो, पर खाना तो आपको ही है ना, या पढ़ना आपको ही है। तो इन एनी केस, पढ़ना जब आपको ही है और जब मेडिसिन भी खाना आपको है, इट मीन्स यू विल हैव टू बी डिसिप्लिन्ड, आपको डिसिप्लिन होना है। और इस एग्जाम में अगले अगले बोलना चाहिए कि अटेम्प्ट का वेट नहीं करना है, जो है अपना है। दूसरा, इस स्टोरी से एक और चीज समझ आता है कि सोच, सामने वाले की सोच को हमको समझना है कि सामने वाला, ये जैसे चिड़िया की मदर जो थी, उसने ना वो किसान के बच्चे का सोच समझा कि वो वाकई में करना चाहता है कि नहीं करना चाहता, है ना। ये एग्जाम का या परीक्षा का नाम होता है परपरीक्षा, है ना। एग्जाम मतलब दूसरे की सोच को समझना, दूसरा क्या पूछना चाहता है वो समझना। एक्स हम लोग बोलते हैं, मतलब एक्स ऐसा चीज जो कि मैं नहीं हूं, मेरे अलावा कोई दूसरा चीज, एग्जाम, है ना, एग्जाम, है ना, या परीक्षा, दूसरे की इच्छा। तो मतलब जब दूसरे की इच्छा है तो मुझे बहुत सारे चीजों में प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। जैसे क्या है, अ, अगर ज्योग्राफी है ना, तो ज्योग्राफी में मुझे जो आता है जरूरी नहीं वो पूछे, मुझे वो प्रिडिक्ट करना है, जो वो पूछ सकता है वो चीज को मुझे आता है कि नहीं आता है। और जब उस लेवल की तैयारी होती है, तो इसका मतलब ये होता है कि मुझे ज्यादा तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि इस रेंज में वो कुछ भी पूछ सकता है। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि जो हम लोग पढ़ के गए वही पूछेगा, बल्कि मान के चलो कि वो ऐसा चीज पूछने वाला है जो हो सकता है मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। इट मीन्स पहले तो थॉरो स्टडी। इसका एक सिंपल तरीका है, सिंपल तरीका बता रहा हूं आपको। पहला लेवल का जब रीडिंग करते हो, तो एवरीथिंग, एवरीथिंग फ्रॉम समथिंग, सबसे सारा चीज जो पढ़ रहे हो, मतलब जैसे भूगोल हुआ,
भूगोल का जो बुक पढ़े हो, ज्योग्राफी की जो बुक स्टार्ट किए, पहले तो उसको स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक, स्टार्टिंग टू एंड एक रीडिंग मारना बहुत जरूरी है ना। तो सबसे कुछ 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 और मेरे जाने के बाद उसमें होता है मत लिख देना, ठीक है ना। सबसे कुछ कुछ, एवरीथिंग फ्रॉम समथिंग, उस बुक को पूरा एक रीडिंग करो, ठीक है ना। सेकंड थिंग, समथिंग फ्रॉम एवरीथिंग, समथिंग फ्रॉम एवरीथिंग। फिर कुछ से सब कुछ, समथिंग फ्रॉम एवरीथिंग, कुछ से सब कुछ। थर्ड है एवरीथिंग फ्रॉम एवरीथिंग। सब से सब कुछ। 3 लेवल का रीडिंग होता है। पहला रीडिंग हम लोग क्या करते हैं, डोंट शेयर द स्क्रीन। किसने स्क्रीन शेयर किया है, आप स्टॉप कर लो। रोहित प्लीज स्टॉप शेयरिंग। हाँ, वहां पे ऑप्शन आ रहा है स्टॉप शेयरिंग का, स्टॉप शेयरिंग कर। ठीक, हाँ। तो 3 लेवल की पढ़ाई होती है। पहले जब भी बुक पढ़ो ना, तो उस तरीके से मत पढ़ो कि मुझे याद करना है हर एक स्टेटमेंट, नो। पहले क्या है, एक रीडिंग मुझे जानना है क्या, है ना। फर्स्ट रीडिंग शुड बी सुपरफिशियल ओनली, बहुत सिंपल तरीके से ये सब्जेक्ट क्या है, क्या बताना चाह रहा है। कुछ चीजें समझ आएंगी, कुछ चीजें समझ नहीं आएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक भूमिका बनेगी, एक इंट्रोडक्शन टाइप का आपका बन जाएगा कि हाँ ये सब्जेक्ट में है क्या। तो जब वो पूरा एक चैप्टर पढ़ोगे या दूसरा 2-3 चैप्टर पढ़ोगे, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा इसमें क्या क्या चीजें बोली गई है ना। भले सारा चीज समझना है। अब इसके बाद उस बुक में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आएगा आपको, कुछ जगह पे श्योरली आएगा और कुछ जगह पे नहीं आएगा। कुछ चीजें समझ आई, कुछ चीजें नहीं आई। और यहीं पे एडवांटेज होता है टीचर का या क्लास का। जैसे क्या है, आपने वो बुक पढ़ा, फिर इसके बाद वही चैप्टर क्लास में हुआ, तो क्लास में टीचर ने बताया देखो इस चैप्टर में से ये चीजें ये ऐसी हैं, या उसको एक्सप्लेन किया, तो आपके माइंड में वो था कि हाँ ये चीजें वहां पे लिखी थी, मुझे समझ नहीं आई थी, है ना। बट अभी समझ आ गए। और क्यों समझ आ गए, क्योंकि टीचर ने एक्सप्लेन कर दिया, प्लस मेरे माइंड में क्यूरियोसिटी था कि वो चीजें मुझे समझ नहीं आई। जैसे क्या है, प्रश्न के बाद उत्तर देने में ज्यादा मजा आता है। अगर मैं सिंपली उत्तर देने लग जाऊं, तो क्या है, आपको ये समझ नहीं आता कि इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा या प्रश्न कैसे आएगा, समझ लो ना। तो इसलिए क्या है, जब आप पढ़ते हो ना, तो आपके माइंड में प्रश्न उठते हैं कि ये चीजें कैसे, इसका ये कैसे होगा करके। तो सपोज एक सिंपल सा है कि हम लोग मून का हमेशा से एक ही फेस क्यों देखते हैं, चंद्रमा का हमेशा एक ही चेहरा दिखता है, दूसरा चेहरा नहीं दिखता। एक छोटा सा क्यूरियोसिटी होता है। पर जब आपने पढ़ने की कोशिश किया, नहीं समझ आया, टीचर ने बताया, समझ आ गया। अब वो परमानेंटली माइंड में रहेगा कि क्यों एक फेस दिखता है। माइंड में पहले क्वेश्चन आया, तो इसलिए क्या है, सेकंड लेवल पे क्वेश्चन रेस करो कि ये क्यों हुआ, है ना। अगर ये जापान में अभी अभी जैसे सुनामी का अलर्ट आया था, अगर आप सुने होंगे, है ना। तो जापान में सुनामी का अलर्ट क्यों आया, जापान में भूकंप या अर्थक्वेक क्यों आया, प्रश्न उठा। अब उस प्रश्न को रिजॉल्व करवाओ टीचर से। इससे 2 बेनिफिट होगा, टीचर ज्यादा प्रिपेयर्ड होके आएगा आप लोग क्वेश्चन करोगे तो। दूसरा चीज ये होगा कि आपके क्यूरियोसिटी से अगर मैंने आंसर किया, वो आपको लाइफ टाइम याद रहता है। इसका एक अच्छा एग्जांपल मैं बताता हूँ। जैसे जब अपन एग्जाम देने जाते हैं, तो एग्जाम देने जाते हैं, आपको गर्मी तो नहीं लग रही? हाँ, जैसे हम लोग जब एग्जाम देने जाते हैं, तो कुछ कुछ ना आते हुए भी नहीं बन पाता। हम लोग को लगता है यार कुछ तो था, मैं पढ़ा था करके, पर याद नहीं आया। फिर जैसे ही मेरा एग्जाम खत्म हुआ, फिर मैं जाके पढ़ाई करना चालू किया, देखा कि वहां पे क्या था करके। जब मैंने उसका आंसर देखा, तो मैं अरे यार मैं मिस कर गया करके, है ना। अब क्या मिस किया उसने,
वही जो छोटा सा चीज जो उसने पढ़ा हुआ था वो बस वहां पे याद नहीं आया, पर उसने जब बुक उठा के देखा तो उसको लगा कि यार यार इसको मैं भूल गया। अब वो लाइफ टाइम याद रहेगा, भले उस एग्जाम में याद नहीं रहा पर वो लाइफ टाइम याद रहेगा। एक एंथ्रोपोलॉजी का एक था, मुझे ना नाम याद नहीं होता था, कि ये जो आदि मानव थे है ना, हमारे एंसेस्टर थे, उसमें बहुत अजीब अजीब नाम था उनका। होमोसेपियंस तो सिंपल नाम है जो हम लोग को पता रहता है, उसके अलावा निंडरथल था, सिनेंथ्रोपस पैकिनेंसिस था। तो ये जो सिनेंथ्रोपस पैकिनेंसिस मेरे को इतना इजीली याद है क्योंकि मेरे को उस समय याद नहीं होता था और मैं एग्जाम में भी अल्टीमेटली नहीं लिखा, है ना। और वो चीज मैं जब फिर से जाके देखा, अरे यार ये तो यही था कर। मतलब सिंपल चीज है, पहले प्रश्न करो, है ना। और इसका अच्छा तरीका है, क्लास में आने से पहले एक रीडिंग कर लो, मींस समथिंग फ्रॉम समथिंग एवरीथिंग फ्रॉम समथिंग, है ना। उस बुक से सब कुछ पढ़ लो एक बार, ठीक है। जरूरी नहीं कि रटने के हिसाब से पढ़ो। सेकंड लेवल पे जब टीचर बता दिया कि ये चीजें इंपॉर्टेंट थी, इसको पढ़ना था, फिर क्या होगा सेकंड लेवल, समथिंग फ्रॉम एवरीथिंग, किसी हो गया। अच्छा पॉजिटिव, अच्छा सॉरी सॉरी ये उल्टा हो गया है, ओके हाँ हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, ये होगा समथिंग फ्रॉम एवरीथिंग, समथिंग फ्रॉम एवरीथिंग। और ये है एवरीथिंग फ्रॉम समथिंग, एवरीथिंग फ्रॉम समथिंग। तो सेकंड लेवल पे होता है कि जो टीचर ने बताया कि ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उसमें से सारा चीज पढ़ लो, है ना। वो चीज मिस नहीं होना चाहिए, एवरीथिंग फ्रॉम समथिंग, इवन उसका नोट्स भी बना लो। यही पे टीचर का रोल है, सबसे बड़ा रोल, कि जो क्यूरियोसिटी था उसको रिजॉल्व किया, प्लस ये बता दिया इस चैप्टर में ये क्वेश्चन आ सकते हैं, एवरीथिंग फ्रॉम समथिंग। अब थर्ड लेवल पे जब आप प्रो लेवल पे हो गए कि हाँ मुझे इसके इंपॉर्टेंट कंसेप्ट याद है, अब तीसरे लेवल पे जब मैं फिर रीडिंग करता हूँ तो कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स जो कि आपको लगे थे कि यार मैं उस समय मिस कर गया था, जब उसको तीसरी बार पढ़ोगे ना तब आपको समझ आएगा कि अच्छा ये भी लाइंस लिखी थी करके। और वो जो लाइंस है ना आपके आंसर को थोड़ा सा बेटर बनाते हैं बाकी लोग से, क्योंकि बहुत सारे लोग को सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों को याद रख पाते हैं, पर अगर एक लाइन एक्स्ट्रा आपने डाला है बाकी लोग के कंपैरिजन में तो आपका आंसर बाकी लोग से रिलेटिवली बेटर है। और ये जो तीसरा लाइन है ना वही आपको एक्चुअल में एग्जाम में टॉप करवाएगा या आपके एग्जाम में बेटर आंसर करवाएगा। आपको देखना जब स्कूल में ना 75% मार्क्स लाना डिफिकल्ट नहीं है। जैसे क्या है, आपने क्या किया, आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा लिया और उठा के आपने इंपॉर्टेंट पढ़ लिया और उस मेहनत से ही आपको 75% मार्क्स आ गया। दिक्कत कब है 75 से 85 का लेवल में आने में, तो उससे डबल मेहनत होती है 75 से 85 में, और उससे ट्रिपल मेहनत होती है 85 से 95 में। क्योंकि जिसने 95% लाने के लिए मेहनत किया या 100% के लिए मेहनत किया उसने कुछ भी नहीं छोड़ा है, मतलब एवरीथिंग फ्रॉम एवरीथिंग, कि उसमें से कुछ भी पूछ लो उसने मैंने नहीं छोड़ा है, isn't it? तो इसलिए क्या है, जो तीसरा लेवल है ये आपको टॉपर वाला लेवल है, आपको टॉप बनाएगा। ये वाला जो है आपको एक सुपरफिशियल रीडिंग देगा जो इंटरेस्ट क्रिएट करेगा। सेकंड लेवल है जो कि आपको मैक्सिमम मार्क्स देगा, सबसे ज्यादा मार्क्स ये सेकंड लेवल देगा। और तीसरा लेवल जो है बाकी लोगों से एड ऑन देगा। ये 3 लेवल की तैयारी है, ठीक है। तो अपने टॉपिक पे जाते हैं। हमारा जो टॉपिक है दैट इज ज्योग्राफी या भूगोल। इसमें जो ब्लू दिख रहा है या नीला कलर का दिख रहा है এটা কি আছে, ये क्या है? वाटर, জল। জল আছে। আচ্ছা, কেন এটা ব্লু কেন, ये ब्लू क्यों है? স্যার জলের পরিমাণ বেশি বলে। तो वाटर ब्लू क्यों दिखता है? वाटर ब्लू और सारे कलर्स को ऑब्जर्व कर लेता है। এটা কালারিং ফিকশন দেখা যাচ্ছে। কি কি? জল যখন হয়ে যায় তখন মানে একটা কালার দেখ, মানে একটাই কালার তখন শো হয় তখন। पर और सारे कलर्स को ऑब्जर्व कर लेता है, वो बस ब्लू को रेडिएट करता है।
ओके ओके, ब्लू को रेडिएट करता है, बाकी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो क्या वाटर का कलर ब्लू है? স্যার জলে কিন্তু কালার কন্টিনিউ। अच्छा, यस प्लीज। सर स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, तो बाकी सारा लाइट स्कैटर नहीं होता क्या? सर होता है, पर ब्लू कलर सबसे ज्यादा বিকজ होता है, ওই যে इसलिए वो স্কাই কালারটা জলের মধ্যে পড়ছে, ওই আকাশের মানে যেহেতু রংটা নীল সেই কারণে এটা ব্লু শো করছে। अच्छा अच्छा, বুঝতে পেরেছি। মেবি ইটস দ্য রিজন। अच्छा ठीक है, Just बहुत ओके ओके, चलो ठीक है। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट आंसर आप क्या बोल रहे थे? हाँ हाँ, स्काई ब्लू है। अच्छा, स्काई क्या ब्लू होता है? स्काई क्यों ब्लू होता है? আচ্ছা, किसी ने बोला था আকাশের কালার মিন্স ব্লু আছে সেই জন্য এই জলের কালারটা ব্লू আছে। आकाश का कलर ब्लू है इसलिए ये जो अर्थ का कलर ब्लू है। अब दोनों में से किसका कलर ब्लू है भाई? पर एक चीज क्लियर बताया कि ये जो स्कैटरिंग जैसे क्या होता है, ये जो है ना, जिसको हम लोग बैजानी हपिनाला बोलते हैं, तो बैगनी जो कलर होता है, विबज्योर जो होता है, वॉयलेट जो होता है, वो सबसे ज्यादा स्प्रेड होता है, फैलता है। कभी आपने देखा है लेजर का वॉयलेट कलर का लेजर है? कभी वो टॉय वगैरह का आता है ना लेजर, कभी वॉयलेट कलर का, ब्लू कलर का लेजर देखा है आपने? देखा है? हल्का रहता है। हाँ, इवन आपके घर में ना आप लाइटिंग भी करोगे ना, तो क्या है, जब वॉयलेट कलर की लाइटिंग करोगे ना और दूर में जाके देखना, तो वो आपको ना पॉइंट पॉइंट ना दिखे, ऐसे स्प्रेडेड दिखेगा। जबकि रेड कलर जो होता है ना, वो ना आपको एकदम पॉइंट 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 दिखता है। इसलिए डेंजर का कलर रेड होता है, ताकि दूर से दिखे। क्या है, रेड कलर ऐसा नहीं कि दूर तक जाता है, पर वो डायरेक्शनल होता है, अपने दिशा में जाता है। और जो ब्लू कलर होता है ना, वो अपने दिशा में नहीं जाके वो फैल जाता है ना, वो अपने डायरेक्शन को छोड़ देता है। तो इसके कारण से क्या है, पूरे जो सन से जो लाइट आती है उसमें तो सारा कलर होता है ना, तो जो वाटर से रिफ्लेक्ट जो होता है ना, वो भी सारा कलर होता है। पर जो सबसे ज्यादा फैलता है वो कौन सा कलर है? हाँ, वायलेट। वॉयलेट सबसे ज्यादा फैलता है, वही। तो इसलिए क्या है, आपका जो स्काई का कलर जो है वो ब्लू दिख रहा है, और वो उसका रीजन है कि वो स्कैटरिंग के कारण से, फैल जाने के कारण से, विकिरण नहीं बोलना चाहिए कि विकिरण, तो हाँ, बिखराव के कारण से ब्लू दिखता है। सबसे ज्यादा वही बिखरता है, और सबसे ज्यादा पॉइंटेड होता है रेड। इसका मतलब ये नहीं कि वॉलेट में सबसे कम ऊर्जा होती है, सबसे कम एनर्जी होती है, या सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। अगर मैं बोल रहा हूं, अच्छा ये भी जानना जरूरी है आपको, जैसे मैं बोल रहा हूं कि ब्लू बहुत ज्यादा फैल जाता है और रेड डायरेक्शनल होता है, तो इसमें सबसे ज्यादा ऊर्जा या एनर्जी किसमें सबसे ज्यादा होती होगी? सर रेड में। रेड में, क्योंकि अपन किसी को लेजर दिखाएंगे तो उसका आंख खराब हो जाएगा। एक्चुअल में हो सकता है, यस हो सकता है। नहीं सर, वेवलेंथ ज्यादा होता है। नहीं, बट वो सफिशिएंट रीजन नहीं है जिसके कारण से आप बोल सकते हो कि एनर्जी इसमें ज्यादा है। हाँ, वेवलेंथ का कारण है, बिल्कुल वेवलेंथ वाला फॉर्मूला लगाओगे तो बिल्कुल निकल जाएगा। बट इन जनरल मुझे बताओ, है ना, नॉर्मल आपके थॉट से, कि किसमें ज्यादा एनर्जी है? अच्छा, ब्लू वाले कितने हैं? ब्लू हैंड रेस करो, कोई है ब्लू वाले? अच्छा, रेड वाले कितने हैं? आप लोग सब रेड वाले, कोई है जो ब्लू वाला है? ब्लू में सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। एलपीजी गैस का सिलेंडर जो होता है ना, वो ब्लू कलर में जलना चाहिए। रेड जल रहा है मतलब उसका एनर्जी कम है, उसमें मिश्रण है, उसमें मिक्सचर है ना। हम लोग बोलते हैं ना, नीला लाइट जलना चाहिए ना सिलेंडर से, ये लाल जलना चाहिए, नीला जलना चाहिए। सबसे ज्यादा एनर्जी ब्लू में होता है। आप उसको वेवलेंथ के फॉर्मूला से या फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूला से निकालोगे तो आपका वही निकलेगा, है ना। एनर्जी का फॉर्मूला जानते हो किसी को?
ठीक है, हमको जाना नहीं है उस पर, ठीक है, पर वन थिंग श्योर, प्रॉब्लम क्या है, ये फैल जाता है। अब देखो कंसंट्रेशन का कितना बड़ा रोल है, कि विकेंद्रीकरण होने का कितना बड़ा रोल है, नहीं केंद्रीकरण का होने का कितना बड़ा रोल है, कि अगर सेम एनर्जी डायरेक्शनल होता है तो लेजर इतना पॉइंटेड होके आपको ज्यादा एनर्जी देता है एज कम्पेयर टू ब्लू, जबकि ब्लू में ज्यादा एनर्जी होती है। जस्ट बिकॉज ये कंसंट्रेटेड है इसलिए इसमें ज्यादा एनर्जी फील होती है ना। पर ये बस फोकस का है, आपने पूरा लाइट को फोकस कर दिया एक पॉइंट में, इसलिए लेजर में आपको ज्यादा एनर्जी दिखता है, अदरवाइज ब्लू में ज्यादा एनर्जी है, ठीक है। तो खैर मेरे को उस पर जाना नहीं था, मुझे बताना था यहाँ वाला। हाँ, तो ये जो है ये ब्लू कलर दिख रहा है आपको, तो ब्लू कलर ओशन है ना, महासागर है, ठीक है। और ये जो व्हाइट दिख रहा है वो क्या होगा, ये सब व्हाइट दिखता है, देखो हिल हिल पहाड़ पर्वत। ओनली पर्वत, ओनली हिल कि और कुछ? सर वही पहाड़ पर्वत ही। একটা মালভূমি। ग्लेशियर्स है ना इसमें, हिमखंड। अगर व्हाइट दिख रहा है तो सिर्फ माउंटेन नहीं बोल सकता, क्योंकि सारे माउंटेन में या सारे पर्वत में तो ग्लेशियर नहीं होते, है ना, मतलब हाँ म्यूट कर लो, है ना, जिसमें जिसकी हाइट ज्यादा होगी उसी में ही स्नो होगा, ठीक है। हमारे इंडिया में सारे टाइप के कलर दिखेंगे, यही चीज मैं बताना चाह रहा हूँ। वैसे अभी हमारे प्रधानमंत्री यहाँ पे घूम के आए, कौन सा जगह पे घूम के आए? लाक्षाद्वीप। लक्षद्वीप, है ना। यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखो, ये अरेबियन सी में है, और ये जो बे ऑफ बंगाल में क्या है, अंडमान है, ठीक है ना। इस साइड पे लक्षद्वीप, इस साइड पे अंडमान। पर व्हाट यू कैन सी, हमारे इंडिया में ना सारे टाइप के कलर्स दिख रहे हैं। एक तो सारे साइड में ब्लू तो दिख ही रहा है, दूसरा चीज क्या दिख रहा है, यहाँ पे डार्क ग्रीन दिख रहा है जो कि जंगल दिखाता है। फिर इसके बाद ना ये ब्राउन दिख रहा है जो कि हिल दिखाता है, माउंटेन दिखाता है। और इसके बाद व्हाइट दिख रहा है जो कि हाइट वाला माउंटेन दिखा रहा है, बहुत ज्यादा टॉल वाला माउंटेन्स। और ऐसे बहुत रेयर हैं, मतलब इंडिया पूरे वर्ल्ड में या पूरे अर्थ में देखा जाए, ऐसा ऐसा प्लेस जहां पे माउंटेन में ग्लेशियर है, वो एक यहाँ पे हिमालय में है और एक स्विट्जरलैंड में है ना। स्विट्जरलैंड में आल्प्स में है, दो ही जगह आपको दिखते हैं। बाकी जगह पे जो ग्लेशियर है ना वो प्लेन एरिया पे है, और उसका रीजन है कि वो पोल के पास है, ध्रुव के पास है, जैसे इस जगह पे ग्रीनलैंड वहां पे है। पर इसमें हाइट ज्यादा नहीं है, पर ऊपर ज्यादा है, ध्रुव के पास है, पोल के पास है, इसलिए बर्फ है। बट हमारा जो इंडिया है वो अनयूजुअल है कि ये इसके नीचे इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है, फिर भी यहाँ पे पास में हमारे पास ग्लेशियर मिल जाते हैं, जो कि अनयूजुअल है, यूनिक है इंडिया में। इसलिए ना इंडिया में ना वैसे भी एनिमल मिल जाते हैं जो कि हिली एरिया पे रहते हैं, वैसे भी एनिमल मिल जाते हैं जो कि ग्लेशियर में रहते हैं, और वैसे भी मिल जाते हैं जो कि ओशन के पास रहते हैं। मतलब सारे टाइप के एनिमल्स मिल जाते हैं। इसलिए हमारा जो इंडिया है, जो इसका लैंड है सिर्फ 2.4%, पूरे वर्ल्ड का सिर्फ 2.4% लैंड है, जिसमें 7% स्पीसीज हैं, जीव जंतु हैं पूरे अर्थ की। भले हमारा इंडिया जो लैंड है सिर्फ 2.4% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड है, पूरे वर्ल्ड का, विश्व का सिर्फ 2.5%, 2.4% ही लैंड है हमारे पास, पर हमारे पास जो जीव जंतु है 7%, और हमारे पास पॉपुलेशन है 17.5, 17.5% पॉपुलेशन। तो ये तो यूनिक बनाता है हम लोग को, ठीक है ना। यस सर। ठीक है, इसलिए ना हमारे पास ना हिमालय में बहुत टाइप की जड़ी बूटी, जिसको आयुर्वेद के लिए यूज हर्ब्स श्रब्स बोलते हैं, हिमालय पे मिल जाते हैं। और हिमालय पे मिलने का बहुत बड़ा रीजन है, एक तो हिली एरिया में आप देखोगे बहुत टाइप के हर्ब्स श्रब्स रहते हैं जो कि बाकी जगह प्लेन एरिया पे नहीं मिलते, उसमें भी इतने टॉल एरिया पे। तो हमारे पास सारे टाइप के वेजिटेशन, सारे टाइप की वनस्पतियां हैं जो कि एक नीचे लेवल पे समुद्री तल पे भी होते हैं और जो एकदम टॉप लेवल पे भी होता है। जैसे आपने सुना होगा, जैसे हम लोग बोलते हैं बकरी, बकरी गोट जिसको बोलते हैं, उसी का एक फॉर्म है आइबेक्स।
है ना, आइबेक्स, जो कि आपको कश्मीर में मिलता है। अब जंगली बकरी जिसको बोलना चाहिए, है ना। तो सिंपल डिफरेंस, जैसे हम लोग बोलते हैं ना वो वाली कस्तूरी मृग, है ना, कस्तूरी मृग, ठीक है। तो क्या है ये कस्तूरी वाले मृग, ये हमारे यहाँ यूनिक है। हमारे पास टाइगर भी बहुत टाइप के हैं, एक तो बंगाल टाइगर, एक तो एमपी का टाइगर और एक गुजरात का टाइगर। तीनों टाइगर में डिफरेंस अलग अलग है, क्योंकि एमपी का टाइगर प्योरली बना है लैंड के लिए, मतलब प्लेन एरिया के लिए बना है। वेस्ट बंगाल में जो टाइगर है वो किस लिए बना है, वो ना सुंदरबन में जो मार्शी दलदली वाला एरिया है उस जगह पे हंटिंग करने के लिए बना है, उस जगह पे। इसलिए बंगाल टाइगर को बाकी टाइगर से अलग क्यों किया गया, क्योंकि बंगाल टाइगर उसमें एक्सपर्ट है, किसमें, वो दलदली वाले एरिया पे, मार्शी एरिया पे हंटिंग करने में एक्सपर्ट है। और वही एक और टाइगर होता है जो गुजरात वाला एरिया, जहां पे नमक वाला है, सॉल्टी वाला एरिया गुजरात में, उस एरिया पे जहां पे पूरा व्हाइटिश है ना, जैसे गिर के जंगल सुना होगा, गिर और गिरनार वाला एरिया, उस जगह पे जाओगे तो उस टाइप के एनवायरनमेंट के हिसाब से बना हुआ है। वैसे ही देखोगे जो डियर होता है, हिरण बोलते हैं, जिसका हर जगह अलग अलग नाम है, तो वही डियर या हिरण मणिपुर में डांसिंग डियर बन जाती है। अब भाई वो डांसिंग डियर जिसका नाम संगाई भी है ना, डांसिंग डियर क्यों हो जाती है, क्योंकि भाई वहां पे भी दलदल है। इंडिया का ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहाँ पे है, मणिपुर में, लोकतक लेक करके, है ना, लोकतक लेक करके है। तो वहां पे जो डियर है वो डांसिंग डियर बोला जाता है। अब भाई डांसिंग क्यों, क्योंकि वहां पे इंडिया का फ्लोटिंग नेशनल पार्क, फ्लोटिंग नेशनल पार्क मतलब ऐसा राष्ट्रीय उद्यान जो तैर रहा है, ऐसा राष्ट्रीय उद्यान तैर रहा है जो वर्ल्ड में कहीं नहीं है, सिर्फ इंडिया में, वो भी उसी जगह पे है, मणिपुर में, लोकतक लेक में। तो वहां पे जो डियर है, वहां पे जो हिरण है, वो जब चलती है तो ऐसा लगता है डांस कर रही है, क्योंकि उस मेंटेन नहीं होता, तो उसका नाम डांसिंग डियर है ना। तो ये मणिपुर की बात किया मैंने, फिर मैंने गुजरात की बात किया, फिर मैंने कहाँ की बात किया, कश्मीर का। कश्मीर में एक और चीज आप सुनते होंगे कि हमारे पास एक शॉल है, पश्मीना, पश्मीना ऊन का एक शॉल होता है, वुल, पश्मीना वुल का, जो कि बहुत सॉफ्ट होता है और सबसे ज्यादा प्राइस का होता है, अगर आपने सुना होगा। तो पश्मीना भी ना वहां की एक गोट का नाम है, एक्चुअली गोट का नहीं, वहां के चरवाहों का नाम है, एक्चुअल में ट्राइब्स का नाम है ना। तो उसके बकरी का नाम भी उन लोग वही रख दिए। जैसे क्या है, नॉर्थ ईस्ट में जिस नाम का हिल है उसी नाम का लैंग्वेज है, उसी नाम के ट्राइब का नेम है, उसी नाम का लैंग्वेज का भी नाम है। तो हिल का भी नाम सेम, जैसे आप देखोगे कि मिश्मी, मिश्मी हिल का भी नाम है, मिश्मी उनके लैंग्वेज का नाम है, मिश्मी उनके ट्राइब का भी नाम है, तो सारा चीज मिश्मी, ठीक है ना। वैसे क्या है, ये जो पश्मीना है, तो पश्मीना जो शॉल है वो बहुत फेमस है, और पश्मीना एक गोट से आता है, और वो कहाँ पे, हम लोग को कश्मीर में मिलता है। तो हमारे इंडिया में इतना ज्योग्राफिकल चेंजेस हैं, जिसके कारण से बहुत टाइप के डायलेक्ट्स एंड बोलियां निकली। हमारे इंडिया में अकेले 22 लैंग्वेज हैं जो कि ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड हैं। मतलब हमारे इंडिया के इंडियन पॉलिटी में ना 8th शेड्यूल में, 8वीं अनुसूची में 22 ऐसी भाषाएं लिखी हैं। इस 22 भाषा में से कोई भी भाषा को आप यूज कर सकते हो यूपीएससी एग्जाम में, है ना, या आपके कोई भी एग्जाम में ये 22 पूरा मान्यता मिली हुई है। तो इंडिया में अकेले 22 लैंग्वेज है। जैसे चाइना में एक ही लैंग्वेज जानते हो, मैंडरीन, है ना, सुनते होगे मैंडरीन करके, है ना, या तो आप इंग्लिश, यही दो चीज चलता है। पर इंडिया में इतने टाइप के, तो लैंग्वेज इतने सारे क्यों आए, क्योंकि हमारे पास टाइप्स इतने सारे हैं, बैरियर्स इतने सारे हैं। हमारे साउथ में ही चले जाओ तो तेलुगु, तमिल, कन्नड़, ये 3-4 तो अलग ही हो जाते हैं। उसमें भी आप देखोगे कि नॉर्दर्न तमिलनाडु में अलग लैंग्वेज होगा, सदर्न तमिलनाडु में अलग लैंग्वेज होगा, ईस्टर्न में अलग, वेस्टर्न में अलग, मतलब इतने सारे लैंग्वेजेस हैं। लैंग्वेजेस नहीं बोलना चाहिए, डायलेक्ट, बोलियां, है ना, बोलियां तो 1000 हैं हमारे पास। तो इतने सारे लैंग्वेज कल्चर आने का पर्पस क्या है, इसका पर्पस यही है, इसका रीजन, पर्पस नहीं बोलना चाहिए, रीजन एक ही है, ज्योग्राफिकल बैरियर, भौगोलिक असमानता या विविधता। हमारे पास नीचे 3 बड़ी रिवर है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। हमारे पास नॉर्थ वेस्ट में, उत्तर पश्चिम में एक बड़ी नदी है जो है, जिसका नाम है इंडस रिवर, है ना, सिंधु नदी। हमारे राइट साइड में गंगा, नॉर्थ और राइट में गंगा, और नॉर्थ ईस्ट में चले जाओगे तो ब्रह्मपुत्र। ये 3 ऐसी नदी है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस, जो कि पूरे वर्ल्ड में इतनी बड़ी बड़ी रिवर नहीं मिलेंगी आपको, जितना अकेले इंडिया में ही मिल जा रही है आपको। आप बाहर में जाओ, सुनोगे नाइल रिवर के बारे में, सुनोगे नील
नदी है ना, उसके बारे में सुनोगे, फिर मिसिसिपी के नाम में सुनोगे। पर वर्ल्ड में अगर कोई नाम टॉप के 5 नाम बोलोगे तो पहले गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस, यही के नाम हो गए। तो यूनिक है क्योंकि ये नदियां नदी जैसा नहीं है, समंदर जैसी है, उसको क्रॉस करना इजी नहीं है। हमारे पास एक ऐसा यूनिक चीज है जो कि बाकी जगह नहीं है। रिवर इतना बड़ा है कि वो समंदर जैसा है कि हमारे पास नदी के डॉल्फिन है, गंगा नदी का डॉल्फिन है, जबकि डॉल्फिन हमेशा से ओशन का बना है, डॉल्फिन हमेशा से ओशन में होता है। पर हमारे पास एक यूनिक है कि गंगा नदी में डॉल्फिन है, रिवराइन डॉल्फिन जिसको बोलते हैं, गंगा का डॉल्फिन बोलते हैं हम लोग। तो हमारे पास यूनिकनेस इसलिए है क्योंकि हमारे पास जो 2.4% मैं बोल रहा हूँ, और इतने सारे स्पीसीज इसलिए हैं क्योंकि हमारे पास इतनी सारी असमानता है, और इतना पॉपुलेशन इतना इसलिए है क्योंकि वहां का क्लाइमेट, वहां की जो जमीन है वो सुटेबल है। अगर आप बोलो कि सबसे ज्यादा हमारे यहाँ जनसंख्या का घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी कौन से एरिया पे है, तो आप वही एरिया बोलोगे, बिहार, यूपी, बंगाल, असम, ये 4 जगह बोलोगे। अब ये चारों जगह पे कॉमन चीज क्या है बोलोगे, तो गंगा का प्लेन, गंगा का मैदान, चाहे यूपी ले लो, चाहे बिहार ले लो, चाहे बंगाल ले लो, और असम में ब्रह्मपुत्र का है। मतलब हाँ श्योर, तो मतलब कहीं पे भी पॉपुलेशन डेंसिटी का एक मेजर रीजन है वहां की नदी। अब पूरे इंडिया में पूरे वर्ल्ड का 17.5% अगर पॉपुलेशन है, मतलब श्योरली यहाँ का क्लाइमेट तो सुटेबल है। नहीं तो गरीबी अगर एक पैमाना होता तो फिर बाकी जगह जैसे अफ्रीका में भी बहुत ज्यादा पॉपुलेशन था। यस, अफ्रीका में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। इवन कुछ कुछ जगह ऐसा है कि एक मदर 7 बच्चे को जन्म देती है अभी भी, है ना, जो कि हमारे इंडिया का वो 1970 वाला जो हमारे फादर का वाला जो था वो वाला टाइम है। तो वहां का बोलना चाहिए कि फर्टिलिटी रेट है ना, वहां का, कहाँ का, अफ्रीका में कुछ जगह का 7 है, 7 बच्चे। तो मतलब क्या है, कुछ जगह अभी भी गरीबी है, पर इट डजंट मीन कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला अफ्रीका है। नहीं, अभी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला इंडिया ही है, उसके बाद चाइना है। मतलब आसपास होने का क्या रीजन है, मतलब यहाँ का क्लाइमेट, यहाँ का जियोग्राफी श्योरली सुटेबल था, तभी इतने टाइप की चीजें मिली हम लोग को। तो मैं यही दिखाना चाह रहा था आप लोग को इस चीज में कि हमारे इंडिया में इतने सारी चीजें यूनिक हैं। जैसे जम्मू एंड कश्मीर में जाते हैं, वहां पे जम्मू एंड कश्मीर में वहां पे एक टाइप का केसर, सेफ्रॉन केसर जिसको बोलते हैं, वो यूनिक है, जो कि बाकी जगह नहीं मिलता, और उसका नाम है जाफरान, है ना। जाफरान नाम का एक केसर है जो कि कश्मीर का यूनिक है। हमारे पूरे इंडिया में केसर ना ये कश्मीर से सप्लाई होता है। नॉट ओनली दिस, कश्मीर से जो हमारे इंडिया के बैट्समैन हैं जिनका बैट जो होता है ना, वो भी कश्मीर से सप्लाई होता है। अब क्यों होता है, क्योंकि वहां पे उस टाइप का ट्री है जो कि हल्का वेट का है और जिसका स्ट्रोक अच्छा है। तो बाकी जगह क्यों नहीं होता, क्योंकि इंडिया में वैसा क्लाइमेट, यूरोपियन टाइप का क्लाइमेट बाकी जगह नहीं है, सिर्फ उसी जगह कश्मीर पे है, इसलिए उस जगह पे हो पाता है। तो कश्मीर अकेले में 2-3 चीजें मैंने बोला, एक तो पश्मीना के बारे में बताया, है ना, दूसरा क्या बताया मैंने, दूसरा केसर के बारे में, सैफरॉन जिसको बोल रहे हैं, तीसरा मैंने क्या बताया, हाँ तीसरा क्या है, हाँ बैट, हाँ बैट, है ना। तो बैट जो है विलो करके एक वुड होता है ना, वो बैट स्पेशली आपको इसी एरिया पे मिलता है। तो पूरे इंडिया में सप्लाई जो बैट का अच्छे क्वालिटी का सप्लाई होता है वही से होता है। ये सर कश्मीर ओइल से। यस, कश्मीर वुड से, कश्मीर वुड से, यस। अब ये तो कश्मीर की बात हुई, हम लोग थोड़ा नीचे जाते जाते हैं, फिर आते हैं कहाँ पे, हम लोग हिमाचल प्रदेश में जाते हैं। विश्वजीत अपना स्क्रीन को स्टॉप करो शेयरिंग। सर वो बैट जिससे बनता है उसका क्या कोई स्पेसिफिक ट्री होता है क्या? यस, एक स्पेसिफिक ट्री होता है। देखो नॉर्मली हमारे पास जो वुड होता है, हार्ड वुड होता है, आपके सराउंडिंग में जो सागौन, शीशम जो बोलते हैं ना, वो एकदम स्ट्रॉन्ग वुड है ना, इमारती लकड़ी बोलते हैं जिसको, है ना, एकदम स्ट्रॉन्ग हार्ड वुड है, जिसमें ना ये जो टर्माइट, दीमक होता है ना, उसको गड्ढा नहीं कर पाता, इतना हार्ड होता है। पर कभी सुनोगे नहीं कि सचिन तेंदुलकर ने आज सागौन के बैट से बैटिंग किया, है ना, क्योंकि इतना मुश्किल होता है कि स्ट्रोक लगाना मुश्किल होता है ना। तो क्या है, बैटिंग के लिए आपको चाहिए लाइट वेटेड, और उसमें भी आप देखते हो कि स्लॉग ओवर में वो बैट चेंज करता है, हल्का बैट यूज करता है ना, जब लास्ट के ओवर्स होते हैं।
तो ये जो बैट है ये सॉफ्ट वुड के हैं, सॉफ्ट वुड, जिसमें अंदर में लसलसा रेजिन टाइप का होता है ना। जैसे आप कभी मुनगा डाटा जिस बोलते हैं, मुनगा का अगर पेड़ देखोगे अंदर में पूरा लसलसा टाइप का रहता है ना, एकदम हल्का रहता है, तो वैसे टाइप का लकड़ी है, पर वो सॉफ्ट वुड हिली एरिया वाला सॉफ्ट वुड है। मतलब जैसे जो बंगाली में बोलते हैं सरल बर्गीय वो वाला। नॉट श्योर, पर आजकल के जो वुड्स आते हैं ना, जैसे इवन आपके बेंच वगैरह भी है ना, ये सब ना क्या है, उसी सॉफ्ट वुड के प्रोसेस फॉर्म है ना। ये आजकल इंजीनियर वुड या पार्टिकल वुड आते हैं ना, ये सारे ना নিম টাইপ हम्म নিম গাছ যেরকম থাকে আমাদের, নিম গাছের গাছ শক্ত হয় যেটা আমাদের। अच्छा, ओके। तो ये जो इंजीनियर वुड, सॉफ्ट वुड या जो भी हल्का लकड़ी वाला रहता है, वो सब उसी का होता है ना, सॉफ्ट वुड का होता है। हम लोग अनफॉर्चुनेटली अपने घर का ना हार्ड वुड का फर्नीचर को सेल कर देते हैं और सॉफ्ट वुड वाला घटिया फर्नीचर लेके आ जाते हैं, और वो उससे ज्यादा महंगा रहता है। जबकि ड्यूरेबिलिटी में देखा जाए ना, तो ये शीशम सागौन का जो ये रहता है, वुड जो रहता है, लकड़ी जो रहता है, वो बहुत स्ट्रांग होता है कि पूरा बिल्डिंग उसी पे खड़ा रहता है, कई सालों तक कुछ नहीं होता उसको। और उसमें इतना अमाउंट ऑफ कार्बन होता है कि जलाओगे तो जलता ही रहता है, जलता ही रहता है, ठीक है ना। तो खैर, बताने का पर्पस ये है कि हमारे मध्य प्रदेश या इस इंटीरियर पार्ट में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये वाले इंटीरियर पार्ट पे आपको हार्डवुड मिलेंगे, सागौन, शीशम, और वही इस जगह पे जा रहे हो तो इस जगह पे आपको सॉफ्ट वुड का एक और रोल है पेपर बनाने में, ठीक है ना। पेपर बनाने में भी इसका यूज है, कागज। तो अगर कागज नहीं होता, अगर ये सॉफ्ट वुड अपने पास नहीं होता तो। अब हम लोग आ जाते हैं हिमाचल, जस्ट नीचे जाते हैं, हिमाचल में आते हैं। अब हिमाचल का इंपॉर्टेंस क्या है? हिमाचल हम लोगों को एप्पल एंड अनार की सप्लाई देता है ना, पोमेग्रेनेट एंड एप्पल की सप्लाई देता है हमको। और नॉट ओनली दिस, आलमंड या वॉलनट, जो बादाम बोलते हैं और अखरोट बोलते हैं, इसका भी सप्लाई हम लोग को उसी जगह से आता है। म्यूट कर लेना ना जो भी बोल रहा है, एडमिन प्लीज म्यूट करो जो भी। हाँ, तो क्या बोल रहा था ना? एप्पल, हाँ, सर आलमंड, एप्पल और पोमेग्रेनेट। एप्पल, हाँ, एप्पल अखरोट वगैरह जो है ना, ये हिमाचल वाले इस एरिया से आ रहा है। मतलब अगर हम लोग के पास वैसा क्लाइमेट नहीं होता जैसे हिमाचल में आधा हिली है और आधा प्लेन है ना, अगर वैसा नहीं होता तो हमारे पास उसकी सप्लाई नहीं हो पाती। अब एप्पल की कितनी खपत है हमारे इंडिया में, आप देखना, जब सीजन नहीं रहता तो 200-200 रुपए किलो मिलता है, और जब सीजन आता है तो बहुत सस्ते में मिल जाता है, क्योंकि लोकल सप्लाई आना चालू हो जाता है, बाकी समय इंपोर्टेड आता है, ठीक है ना। और बहुत अच्छे क्वालिटी का एप्पल्स हमारे पास हिमाचल से आते हैं। अब हिमाचल से जस्ट नीचे आ गए हम लोग पंजाब में, है ना, पंजाब में आ गए। अब पंजाब भी अपने आप में यूनिक है, क्योंकि इसका नाम ही पंजाब है, क्योंकि 5 आब, 2 आब, 2 नदी के बीच का जगह 2 आब, 5 नदी के बीच का जगह पंजाब, है ना। तो पहले एक्चुअली पंजाब, अभी 5 नदी उसमें दिखती नहीं, क्योंकि पहले पंजाब ना एक्चुअली इधर का पोर्शन भी मिला के पंजाब था, पाकिस्तान का भी कुछ पोर्शन पंजाब का था और यहाँ पे भी कुछ पोर्शन मिला के पंजाब था। तो इंडस की ये जो 5 नदियां हैं, वो 5 नदी के बीच का लैंड दैट इज पंजाब। वही अगर 2 नदी के बीच का लैंड तो है 2 आब, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में यही बोलते हैं। तो पंजाब, एक तो पहली बात यूनिक मैंने बता दी, 5 रिवर का है। दूसरा, पंजाब उतना ठंडा नहीं है जितना ये हिमाचल वगैरह ठंडा है। तो जैसे हिमाचल वगैरह में आपका स्नोफॉल हो जाता है, बर्फबारी हो जाती है, पर पंजाब में नहीं होती है, क्योंकि पंजाब एक साइड में बॉर्डर बनाता है राजस्थान का, कैन यू सी दिस, राजस्थान का बॉर्डर बनाता है। और अगर बोला जाए कि पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा फूड, एग्रीकल्चर के लिए जो फूड होते हैं, स्टेपल फूड, प्रधान जो धान है या गेहूं है, ये सबसे ज्यादा हम लोग को कहां से आता है? पंजाब और हरियाणा, ये 2 एरिया से, है ना, पंजाब हरियाणा। मतलब बासमती राइस हो गया या जितने टाइप के गेहूं होते हैं, व्हीट वाले जो होते हैं, ये सारा इसी साइड से आता है, कॉर्न, मक्का, है ना। और नॉट ओनली दिस, दूध दही का भी सप्लाई इस जगह से काफी होता है। तो पंजाब हरियाणा हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन देने वाला है ना। और इसका कारण बहुत सारे हैं। यहाँ पे ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था, हरित क्रांति हुई थी एक समय, है ना। तो यहाँ के किसान जो हैं
बहुत रिच भी हैं। आप देखोगे कि यहाँ के किसान मोस्टली रिच है, इतने रिच है कि अपने सब बेटों को लंदन में भेज देते हैं, लंदन नहीं कनाडा में भेज देते हैं। तो इनका आधा परिवार तो कनाडा में रहता है ना। म्यूट कर लो भाई। एडमिन म्यूट कर देना जो नहीं बोल रहे हैं उनको। हाँ, तो पंजाब हरियाणा का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है एग्रीकल्चर से, है ना, खेती से। और ये पूरा एरिया या तो यहाँ पे जो भी किसान है काफी रिच है, इनका प्रोडक्शन भी काफी अच्छा होता है। और इस जगह पे आपको देखा जाए तो हर पर हेक्टेयर यील्ड, हर एक एकड़ में कितना उत्पादन होता है उसमें सबसे हाईएस्ट है पंजाब हरियाणा। मतलब एक प्रकार से यहाँ के जो किसान हैं वो मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर करते हैं, मशीन से खेती करते हैं। इनके पास खेती करने के लिए बहुत अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स है, उपकरण है, जिससे क्या है ये लोग एक्चुअल में बहुत अच्छा इंडिया के लिए खेती कर पाते। इसलिए इंडिया ना फूड सरप्लस बन पाया, है ना। फूड सरप्लस मतलब जितनी जरूरत थी उससे ज्यादा ये प्रोडक्शन कर पाया। तो पंजाब हरियाणा का सबसे बड़ा रोल है इसमें, ठीक है। सर व्हाइट रेवोल्यूशन क्या पंजाब से स्टार्ट हुआ था? व्हाइट रिवॉल्यूशन एक्चुअली देखो मिल्क के लिए है, उसके लिए ना उसका कारण मैं बताऊंगा और उसके बाद समझ आएगा कि व्हाइट रिवॉल्यूशन अगर मैं बोल रहा हूँ कि मिल्क के लिए है तो क्या पंजाब हरियाणा से होना चाहिए कि कहाँ से होना चाहिए? इसका हाँ गुजरात से था ना। गुजरात से, वेरी गुड। तो हम लोग थोड़ा नीचे आएंगे अभी कुछ देर में। ये अब नीचे आ जाता है यहाँ पे राजस्थान और यहाँ पे गुजरात, ठीक है ना। ये राजस्थान और ये गुजरात। देख रहे हो कि कहीं पे भी हरा भरा नहीं है, मतलब यहाँ पे रिवर भी नहीं है, ज्यादा नदियां नहीं है। एक नदी है लूनी करके, वो यहाँ पे पहुंच ही नहीं पाती कि डिजोल्व हो जाती है, गायब हो जाती है। तो यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछ दिया कि ऐसी कौन सी नदी है जो कि अपने रास्ते में ही गायब हो जाती है, तो वो है लूनी रिवर, है ना। तो यहाँ पे और भी नदियां हैं, साबरमती, माही, कुछ कुछ नदियां हैं पर छोटी नदियां हैं, उसमें सर ज्यादा क्या पानी नाम बताया वो रिवर का? लूनी लूनी लूली। लूनी, है ना। तो अब ये राजस्थान में एक हिल है जिसका नाम कोई बता सकता है? कौन सा एक पर्वत है राजस्थान में? अरावली। अरावली, यस, अरावली। तो राजस्थान में ये जो अरावली है, इसका लोकेशन इस टाइप का, ये जो दिख रहा होगा आपको थोड़ा सा, ये अब ज्यादा बचा नहीं है इसलिए वैसा दिख रहा है ना। ये अरावली है आपका। और इसके लेफ्ट साइड में देखो यहाँ पे दिख रहा है पोखरण। पोखरण एक नाम से कभी किसी जमाने में फेमस था, सुना है पोखरण के? सुना है पोखरण के बारे में क्या? जी हाँ। एटम बम टेस्टिंग। यस, न्यूक्लियर टेस्टिंग हुआ था। हम लोग जो बम बनाया था ना उसका यहीं पे फोड़ के देखे थे। क्यों फोड़ के देखे थे? क्योंकि यहाँ पे आबादी नहीं है, पॉपुलेशन नहीं है। पोखरण, ये जो पूरा एरिया है, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बीकानेर, जोधपुर, ये पूरा एरिया जो है ये पूरा डेजर्ट वाला है, रेगिस्तान वाला, है ना। खासकर अरावली के इस साइड वाला। अरावली के इस साइड में तो फिर भी पानी है, इस साइड में तो बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे पूरा आपको रेगिस्तान वाला एरिया टाइप का दिखेगा। तो क्या इसका भी कोई इंपॉर्टेंस है हमारे लिए? यस, इसका भी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि कुछ ऐसी बर्ड्स हैं, ऐसी बोलना चाहिए कि पक्षियां हैं या कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो कि इस जगह पे मिलते हैं, बाकी जगह मिलते नहीं। जैसे एक टाइप का पेड़ है जिसका नाम है खेजरी, खेजरी ना, खेजरी करके पेड़ है। उसका इंपॉर्टेंस, वो यहाँ का स्टेट ट्री है, राज्य पेड़ है, यहाँ का राज्य वृक्ष है। उसका इंपॉर्टेंस क्या है कि वो जहां पे भी रहता है, एक तो पानी को बहुत स्टोर करके रखता है, एज वेल एज आसपास के लैंड को फर्टाइल रखता है, उसको रेगिस्तान बनने से रोका रखता है। और भी बहुत सारे उसके रोल हैं खेजड़ी ट्री के। तो ये खेजड़ी ट्री स्पेशल इस जगह पे आपको मिलता है। और नॉट ओनली दिस, आपने देख सुना होगा पाम, अंजीर वंजीर, ये सब जो है ना, ये ड्राई एरिया के हैं, वो सारे आपको इस जगह पे मिलेंगे। राजस्थान का एक और इम्पोर्टेंट रोल है, राजस्थान में मिनरल्स, जैसे हमारे पास इंडिया में 3 जगह मिनरल्स बहुत ज्यादा है, खदान बहुत ज्यादा है, खनिज पदार्थ, जिसमें से एक है उड़ीसा, एक छत्तीसगढ़ है, एक झारखंड, चौथे नंबर पे वेस्ट बंगाल। इन सब के अलावा कहीं पे बहुत ज्यादा अगर मिनरल्स हैं तो वो है राजस्थान। जैसे हमारे पास कॉपर, तांबा, इसका बहुत ही कम प्लेस है जहां पे मिलता है। तो यहाँ पे एक खेतरी करके माइन है,
खेतरी करके, है ना, सब खे से ही है, खेजरी या खेतरी, है ना। तो यहाँ पे एक माइन है जो कि एमपी में मलाज खंड करके कॉपर का माइन सुना होगा, मलाज खंड बालाघाट के पास, है ना, वहां पे कॉपर का है, एक झारखंड में कॉपर का है और तीसरा राजस्थान में। 3 ही जगह है जहां पे कॉपर है। वैसी प्राकृतिक गैस जो इस जगह पे मिलती है वो कहीं पे आपको मिलेगी नहीं। और उसका एक कारण था, कभी ये नदी के ओशन ना इसके ऊपर में आ गया था, फिर वापस चला गया। एक समय ना ओशन इसके ऊपर आ गया था, जब डायनासोर्स थे ना 250 मिलियन के आसपास, तो क्या है, ओशन यहाँ तक आ गया था और ये फिर वापस गया, इसलिए सैंड को छोड़ दिया उसने, है ना, रेत को पीछे छोड़ दिया। इसलिए ना पेट्रोलियम या नेचुरल गैस इसमें बहुत है, क्योंकि ओशन जब अंदर जाता है तो अपने साथ पूरे जो शैवाल कवक, बोलना चाहिए कि ये है ना, एल्गीज और कोरल्स, ये सब को लेके जाता है अंदर और वहीं पे छोड़ देता है, वापस आता है। तो इसके कारण से यहाँ पे राजस्थान में आपको काफी सारे गैसेस ये सब मिलेंगे। तो खैर, मैं ये बताना चाह रहा था, इसका भी अपना रोल है, इस राजस्थान का भी, क्योंकि हमारे पास एक ग्रेट इंडियन बस्टर्ड करके एक पक्षी है, जिसका पूरे वर्ल्ड में 125 पॉपुलेशन बस है, 125 लोग बस हैं, जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड में है, IUCN के कैटेगरी में, है ना। क्या है वो सब बाद में देखेंगे। तो ये यहीं पे राजस्थान में मिलता है। हम साथ साथ हैं, एक मूवी आई थी, है ना, जिसमें सलमान खान, है ना, ये लोग थे, सोनाली बेंद्रे वगैरह मूवी, है ना, इसमें थे। तो इसी जगह पे शूटिंग कर रहे थे लोग। तो इस जगह पे इन लोगों ने जब शूटिंग किया था तो यहाँ पे शूटिंग भी करने चले गए इन लोग, मतलब हंटिंग करने चले गए, है ना। अब हंटिंग करने में ना इन लोगों ने चीतल, है ना, ब्लैक बक को मार दिया, है ना, सुना होगा, काला हिरण बोलते हैं ना, उसको जाके मार दिया। और वो ब्लैक बक इसी जगह पे मिलता था। वैसे बाकी जगह भी मिल जाता है, अपने यहाँ रायपुर वगैरह में भी मिल जाएगा आपको, है ना, पर इस जगह का पे काफी ज्यादा मिलता है और दिखने में बहुत सुंदर है। और उसी के कारण से क्या हुआ कि सलमान खान के ऊपर काफी दिन तक केस चला। तो वो भी इस जगह का एनिमल था जो कि यूनिक था। मैं आपको यूनिकनेस बता रहा हूँ हर एक स्टेट का ज्योग्राफिकल तरीके से, जिसके बारे में डिटेल में जाएंगे हम लोग, पर आपको जानना जरूरी है, क्योंकि हम लोग पूरे इंडिया का ज्योग्राफी पढ़ेंगे, वर्ल्ड का ज्योग्राफी पढ़ेंगे, तो आपको पता रहना चाहिए कहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। मैंने बोला ना कि सबसे कुछ कुछ, एवरीथिंग समथिंग फ्रॉम एवरीथिंग। तो राजस्थान एक ऐसा एरिया है जहाँ पे खेती अच्छे से नहीं हो पाता, एग्रीकल्चर इज नॉट पॉसिबल, श्योरली। इसलिए क्या है, हम लोगों ने इंदिरा गांधी कैनाल लाया, इंदिरा गांधी नहर सुना होगा, जब लाया तब क्या है, राजस्थान में कुछ जगह पे खेती चालू हुई और काफी अच्छे से खेती हुई। तो राजस्थान का ईस्टर्न साइड जहाँ पे कोटा वोटा जिसमें प्रिपरेशन करने जाते हैं, उस जगह पे काफी अच्छी हरियाली है, पर लेफ्ट साइड में जाएंगे, वेस्ट साइड में जाएंगे, जैसलमेर साइड में, तो वो पूरा डेजर्ट है, रेगिस्तान टाइप का है। राजस्थान में एक महल का नाम हवा महल है, सुना होगा, हवा महल करके, है ना। अब उस हवा महल में यूनिकनेस ये है कि उसमें बहुत सारे विंडोज हैं बने हुए हैं, बहुत सारी खिड़कियां बनी हुई हैं। अब भाई वो हवा महल उसी जगह पे क्यों है, क्योंकि वहां का ज्योग्राफी ऐसा है, क्योंकि वहां पे सैंड स्टॉर्म आता है, डस्ट के स्टॉर्म्स आते हैं, धूल के तूफान आते हैं। अब अगर विंडो आप ओपन करके नहीं रखोगे तो पूरा बिल्डिंग गिर सकता है, इतना ज्यादा प्रेशर होता है। तो बहुत सारा विंडो ओपन करके रख दिया ताकि आप पूरा हवा पास हो जाए और वो बिल्डिंग बचा रहे। इसलिए राजस्थान के जितने बड़े बड़े किले बनते हैं उसको पूरा हवादार बनाया जाता है, ताकि कभी सैंड स्टॉर्म आए, धूल का तूफान आए, तो वो पूरा पास हो सके। तो अगर ये रेतीला जगह नहीं होता तो हमारे पास एक तो कैमल नहीं होता, ऊंट नहीं होता, दूसरा चीज जो मैंने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में बताया वो नहीं होता, तीसरा हवा महल भी नहीं होता हमारे पास, है ना, जो कि बहुत यूनिक है। और सबसे एक और चीज इसमें यूनिक बात है कि इसमें जो अरावली माउंटेन है ना, ये इतना पुराना है, जितना बोलना चाहिए कि अर्थ है ना, अर्थ जितना पुराना है उससे थोड़ा ही बस नया है। मतलब अरावली इतना पुराना माउंटेन है, और एक समय में अपने आप में वो हिमालय से भी बड़ा था अरावली। और एक चीज मैं बता रहा हूं कि अगर अरावली नहीं होता तो हिमालय नहीं होता, क्योंकि अरावली ही घिस घिस के उसके जो अवसाद या सेडिमेंट्स हुए ना, वो टेथिस सी में गए और वही एक्चुअली हिमालय बनाए। तो एक्चुअल में देखा जाए, अगर मैं हिमालय को खोदूं तो कहीं ना कहीं अरावली का ही मेरे को अवशेष, उसी के ही कुछ चीजें मिलेंगी, सेडिमेंट्स मिलेंगे। तो हम लोग गए राजस्थान में। अब यहाँ पे आगे गुजरात में। गुजरात एक ऐसा एरिया है जो कि पूरे इंडिया को सॉल्ट देता है, नमक
देता है। दांडी यात्रा सुने होंगे, है ना? तो दांडी यात्रा, दांडी कहाँ पे है? गुजरात। नमक सत्याग्रह, वहां पे क्या है, नमक ऐसे नीचे में पड़ा रहता है। हमारे हिस्ट्री का ये इवेंट बहुत हमारे लिए सिग्निफिकेंस रखता है, ये जो नमक सत्याग्रह, सिविल डिसओबीडियंस बोलते हैं जिसको। क्योंकि देखो, जब ब्रिटिशर्स थे तो हमारे पास नमक है पर मैं उसको उठा के खा नहीं सकता, मुझे गवर्नमेंट को टैक्स देना है, तब वो नमक को मैं लूंगा। ये तो एक्सप्लॉयटेशन है, क्लियर केस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन है, शोषण है भाई, है ना? जिस नमक को मैं रोज यूज करता हूँ, मेरे पास होता है, पर मैं उसको खा नहीं सकता, मेरे को पहले गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। ये एक सिंबॉलिक लड़ाई थी, प्रतीकात्मक लड़ाई थी ये। और इस चीज की लड़ाई थी कि भाई, हाँ म्यूट कर लेना, पूछना होगा तब अनम्यूट करना। तो ये था कि जो चीजें मेरे पास होती हैं उसके लिए भी क्या मेरे को आपसे अधिकार लेना पड़ेगा? मतलब गवर्नेंस का मतलब ये तो नहीं है कि आपके अधिकार को छीन लिया जाए। और ये एक सिंबॉलिक लड़ाई थी, प्रतीकात्मक लड़ाई थी कि भाई आपका राइट्स, आपके जो अधिकार है, इसका इस लेवल का हनन है कि जिसके कारण से आपके पास जो चीजें होती है उसको भी आप लेने के लिए ले नहीं पाते। ये कितना यूनिक चीज है, और गांधी जी इस चीज को समझते थे, इसलिए इतना दूर तक गए। हाँ भाई म्यूट कर लेना यार, जो भी अनम्यूट किया हुआ है। तो ये जो गुजरात है, यहाँ पे अपने को सॉल्टी एरिया मिलता है, और इस जगह पे एक गधा का नाम है जिसको बोलते हैं वाइल्ड एस, है ना? जो कि एमपी में जो एस मिलता है, गधा मिलता है, उससे अलग है ये, जो उसी एरिया के लिए है, यूनिक है वहां का। इस गुजरात में और इस राजस्थान में एक चीज कॉमन है कि यहाँ पे एग्रीकल्चर ज्यादा नहीं हो पाता, खेती नहीं हो पाती। तो अब कैसे खाए पिए? तो खाने पीने का इनके पास सिर्फ नमक तो खाएंगे नहीं, तो इन लोग क्या करें? तो ये लोग करते थे, ये लोग कैटल रेयरिंग, है ना, पशुपालन करते थे। कैटल रेयरिंग, पशुपालन ही इनके पास एक ऑप्शन है, क्योंकि इनके पास जो कहीं पे बचा कुचा घास है ना, वो हमारे लायक नहीं है, वो सिर्फ गाय भैंस के लायक है, जिसको पास्चर लैंड बोलते हैं, है ना? तो वो जो पास्चर लैंड में हम लोग पहले गाय भैंस को खिला लेते हैं और उसका दूध को हम लोग पी लेंगे भाई। तो क्या है, इस पूरे एरिया पे जो गरीबी मिटाने का सबसे अच्छा तरीका था कैटल रेयरिंग, पशुपालन करवाओ। और पशुपालन करवाने से जो दूध आया, और दूध दही को सेल करने से, दूध दही घी के जो सेल करने से जो एक्चुअली जो पैसा मिला, उससे आप खरीदो अनाज। पर्पस यही था। इसलिए व्हाइट रिवॉल्यूशन इस जगह पे नीड ही थी, ये उसकी नीड थी। इसलिए अमूल, अमूल का फुल फॉर्म पता है? आनंद मिल्क यस, आनंद मिल्क, है ना? आनंद कहाँ पे है? गुजरात में, एक जिले का नाम है आनंद, ठीक है? तो अमूल कहाँ पे होना चाहिए? गुजरात में ही होना चाहिए, क्योंकि इस जगह पे और कोई ऑप्शन नहीं है। और नॉट ओनली दिस, जितना राजस्थान का बॉर्डर है, इस पूरे जगह पे आपको क्या होगा? दूध दही घी वाला ही मिलेगा, है ना? क्योंकि इनके पास अदर ऑप्शंस कम है। तो ये पूरे बॉर्डर्स में आपको मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होंगे। दूसरा, किस टाइप का प्रोडक्शन होगा? इस जगह पे उत्पादन होता है मिलेट क्रॉप्स, बाजरा, मक्का, है ना, ये जो है रागी, इस टाइप के अनाज का उत्पादन होता है। ये पूरा एमपी के लेफ्ट साइड में, गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा के वेस्ट साइड में, साउथ, पंजाब के साउथ साइड में, ये पूरे जगह पे आपको मिलेट क्रॉप्स मिलते हैं। एक्चुअली ये जो हमारे पास ये जो बाजरा मक्का है, तो हमारे ये क्या थॉट में, हमारे सोच में डाल दिया गया कि इसको ना सिर्फ गाय भैंस खाने के लिए है ना, गाय भैंस खाएंगे करके, क्योंकि वो बहुत न्यूट्रिशियस होता है, बहुत पोषक तत्व होते हैं इसमें। और इतना न्यूट्रिशियस होता है, इसलिए क्या है कि उसको गाय भैंस खाती है तो वो दूध भी देती है, तो वो भी न्यूट्रिशियस होता है। बट हम लोग कभी सोचते भी नहीं कि इसको खाया जा सकता है। आपने बचपन में सुना होगा कि ये जब केलॉग्स कॉर्नफ्लेक्स का ऐड आता है, कॉर्नफ्लेक्स का, वो बोलता है कि दूध के साथ आयरन मिलता है कॉर्न खाने से, मक्का खाने से। तो कॉर्न या मक्का जो होता है उसमें आयरन बहुत ज्यादा होता है ना? इसका मतलब श्योरली इस जगह के जो मिट्टी है, इस जगह का जो सॉइल है, इसमें भी आयरन ज्यादा होगा। नॉट ओनली आयरन, बहुत टाइप के मिनरल्स होंगे। तो इसलिए गाय भैंस भी एकदम तंदुरुस्त रहती है, क्योंकि उनको बहुत सारे आयरन और ये सब मिलता है। और इन लोग जो दूध देते हैं उसमें भी बहुत टाइप के विटामिन होते हैं। इसलिए क्या है, इस जगह पे
जो अनाज होते हैं उसको कोर्स क्रॉप बोलते हैं, मतलब उस टाइप के जिसके दाने बड़े बड़े साइज के होते हैं, बाजरा मक्का ये सब होते हैं। और नाउ इट इज हम लोग हेल्थ को कम करने के लिए उसी बाजरा मक्का पे फिर से आने वाले हैं, और वही नीड भी है और वही चीज अच्छा भी है। क्यों पता है? क्योंकि इसको बहुत कम पानी की जरूरत पड़ती है। ये ऐसा खेती है जिसमें पानी की कमी है, बहुत कम पानी से हो जाता है, जबकि अनाज या धान को देखा जाए कितना ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है। तो फ्यूचर में तो पानी रहेगा नहीं। आप बहुत सारे जो बोलना चाहिए स्ट्रेटेजिस्ट लोग बोलते हैं कि फ्यूचर में वॉर वाटर के कारण से होगा, पानी के कारण से होगा करके, या तो साइबर वॉर होगा, ये बोलते हैं। तो मतलब पानी की कमी होगी, और लोगों को 17% पॉपुलेशन है हमारे पास, तो हमारे पास एक ऑप्शन है, वो है बाजरा मक्का। इस पे हम लोग स्विच करें। ऑलरेडी अफ्रीका में बहुत लोग बाजरा मक्का को खाते हैं। हाँ, देखो कितने सारे लोग पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चा भी कर रहा है। भाई म्यूट कर लो ना। हाँ, तो गुजरात का सबसे अच्छा चीज ये है कि गुजरात के पास वो यूनिकनेस है, जो चीज मैंने बताया कि यहाँ पे जो कैटल रेयरिंग, पशुपालन बहुत अच्छा सा होता है। गुजरात में और भी बहुत सारी यूनिकनेस है, जिसमें से एक चीज और आप जानते होंगे कि गुजरात में कुछ नदियां हैं जिसका नाम है साबरमती, माही, इवन नर्मदा नदी के तट पे ही वो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बना है, सुना है ना नर्मदा नदी के पास। ये जो साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, ये कुछ 4 ऐसी नदियां हैं जो कि पूरे इंडिया में वैसी नदियां नहीं है। अब क्यों है? क्योंकि ये सब वेस्ट में फ्लो होती है। इंडिया की मोस्ट ऑफ द नदी ईस्ट में फ्लो होती है, जैसे गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, ये सारी कहाँ पूर्व में बहती है। पर गुजरात में वो जो नदियां हैं साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, ये सारी वेस्ट में फ्लो होती है, पश्चिम में। तो ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है स्टेट पीएससी एंड यूपीएससी का कि ऐसी 4-5 नदियां बताओ, या इसमें से कौन सी नदी लेफ्ट साइड में फ्लो होती है और कौन सी नदी ईस्ट साइड में। तो ईस्ट वाला तो पता ही रहता है, तो क्या करना, वेस्ट वाली 5-6 नदी जो है उसका नाम याद कर लो, बाकी सारी ईस्ट में फ्लो होती है। तो नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा जो अमरकंटक से निकलती है वो नर्मदा इधर पे पहुंचती है और यहाँ पे जाती है। नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, माही, लूनी, भारतपुजा, पेरियार, ये 7-8 नदी ऐसी हैं जो कि वेस्ट साइड में फ्लो होती है। तो ये गुजरात में ये चीज है। आते हैं एमपी पे। यस, कोई क्वेश्चन है? ठीक है, आते हैं एमपी पे। तो एमपी में ग्रीनरी या जंगल या नेशनल पार्क बहुत ज्यादा है। एमपी एक तो लैंड भी बहुत बड़ा है और इसमें ट्रीज या जंगल भी बहुत ज्यादा है। एमपी में एक बफेलो है, वाइल्ड बफेलो, जो कि इसी जगह पे एमपी में मिलता है। एमपी में भी वो प्लेस है जिसका नाम पन्ना है, जिसमें बचपन में हम लोग पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए वाला गाना जो है, क्योंकि पन्ना एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे एक्चुअली डायमंड का माइनिंग होता था, हीरा, और हीरा बहुत ही कम जगह पे है। म्यूट कर लेना भाई, जो भी होगा क्वेश्चन करना होगा तो अनम्यूट करना। तो पन्ना एमपी में है जहाँ पे हीरा मिलता है ना, पर अब नहीं मिलता, खत्म हो गया है, ठीक है ना। तो पन्ना की तमन्ना ही रह जाएगी, हीरा उसको नहीं मिलेगी। हीरा एक ही जगह मिलता है, सूर्यवंशम में, ठीक है ना, वहां पे मिलता है हीरा। স্যার एमपी में हाँ কোথায় বললেন ইন্ডিয়া কোথায় পাওয়া যায়? एक्चुअली वो सूर्यवंशम मूवी में हीरा ठाकुर रहता है ना, ও वहां पे मिलता है। ও, ঠিক আছে। एमपी में बहुत सारे नेशनल पार्क है, जैसे कान्हा आप जानते हो, है ना। तो एमपी में इतने जंगल हैं कि यहाँ पे जनजातियां भी बहुत है, ट्राइब्स भी बहुत है, और इसके कारण से ना एमपी को बोला जाए तो पूरे इंडिया का जो हार्ट ऑफ एमपी इंडिया बोला जाता है, वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे 3-4 यूनिक चीजें हैं। पहला चीज, यहाँ पे जंगल में जितने एनिमल्स हैं, जो वैसे तो कॉमन है सभी जगह के लिए, बट यहाँ पे बहुत ज्यादा अमाउंट में अवेलेबल है। दूसरा, यहाँ पे जंगल बहुत ज्यादा अमाउंट में अवेलेबल है।
तीसरा, यहाँ पे जनजातियां बहुत टाइप की हैं जो कि अब ओरिजिनल है। अब ओरिजिनल मतलब जब से इंडिया बना भी नहीं था तब से वो इंडिया का पार्ट थे, वो जंगल के पार्ट थे, है ना, जिसको बोलना चाहिए कि एक्चुअल में ये लैंड बिलोंग्स टू देम ओनली, मतलब ये जो जमीन है वो उन्हीं का है ना, जो ये इस एमपी का जो एरिया है। एमपी में तीन डिफरेंट टाइप के रीजन्स हैं, जिसमें से एक साइड पे पूरा ड्राई रीजन है जहां पे खेती जो है बहुत मुश्किल होता है। एमपी का एक ये वाला रीजन है जहां पे एग्रीकल्चर काफी अच्छा होता है, और एक ये वाला रीजन है जो कि बंगाल से बॉर्डर बनाता है, सिंगरौली वाला एरिया, जहां पे माइंस बहुत होता है। एमपी का साउथ में भी माइंस होता है, एमपी का वेस्ट साइड में बहुत सारे सिटीज हैं। एमपी एक ऐसा स्टेट है जहां पे एक ही सिटी ना होकर मल्टीपल टाइप के बड़े बड़े सिटीज हैं जो कि यूपी में बस है। जैसे आप देखोगे कि छत्तीसगढ़ में एक रायपुर और बिलासपुर को छोड़ के और नहीं है। वेस्ट बंगाल में एक सिंपली कोलकाता देख लो, उसके बाद दूसरा जो बड़ा सिटी है वो बहुत छोटा सिलीगुड़ी टाइप का है, या आसनसोल बहुत छोटा है। पर एमपी में इंदौर, जबलपुर, भोपाल और क्या क्या नाम बोलोगे, हाँ, ग्वालियर, झांसी, ये सब इतने बड़े बड़े हैं जो कि ना भोपाल से बहुत बड़े नहीं, बहुत छोटे नहीं है। और एमपी में कैपिटल तो किसका है, भोपाल का है, बट उसका हाई कोर्ट कहाँ पे, जबलपुर में है ना। तो एमपी में बड़े बड़े सिटीज बहुत ज्यादा है। एमपी में 2-3 आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर है जो कि पूरे इंडिया के लिए यूनिक है और पूरे वर्ल्ड के लिए, जिसमें से एक केव है भीमबेटका, एक गुफा है का नाम है भीमबेटका, जो कि 50,000 साल पुराना है। 50,000 साल पुराना मतलब उस समय होमोसेपियंस के भी पुराने लोग रहते थे, जो कि ऐसे पेंटिंग बना के रखे हुए हैं, है ना, वहां की जो गुफाएं हैं उसमें पेंटिंग बना के रखे हुए हैं। तो एमपी में खजुराहो भी है जो कि एक यूनिकनेस है। तो ये 2-3 चीजें जो एमपी का जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अगर बोला जाए कि पर्यटन के हिसाब से, टूरिज्म के हिसाब से, तो एमपी में सारा चीज है जो कि एक टूरिज्म को चाहिए। हिली एरिया का नाम पे पचमढ़ी है ना, हिली एरिया के नाम पे, प्लस जंगल वाले एरिया के नाम पे बहुत सारे नेशनल पार्क है। जिनको बर्ड्स देखना है उसके लिए नेशनल पार्क में, एनिमल्स के लिए भी है, और आर्किटेक्चरल जो हिस्टोरियंस है उसके लिए भी, क्योंकि इस जगह पे एमपी पे पूरे वर्ल्ड का सबसे पुराना स्तूपा है जो कि सांची स्तूपा है ना, सबसे पुराना बुद्धिज्म का सबसे पुराना स्तूपा इस एमपी में है, सांची। ठीक है, तो एमपी पे आर्किटेक्चर के हिसाब से भी बहुत सारी चीजें यूनिक है। चलते हैं यूपी में। तो यूपी बोला जाए तो सबसे नए, इंडिया का सबसे नया भाग है। अगर ज्योग्राफिकली बोला जाए ना, यूपी बिहार सबसे नया भाग है। पहले ये था ही नहीं हिस्ट्री में, जियोलॉजिकल हिस्ट्री में ये था ही नहीं। हार्डली इसको आए जब हिमालय बना, हिमालय करीब 65 मिलियन साल, 65 में नहीं 25 मिलियन साल से चालू हुआ, और उसके बहुत दिन बाद ये गंगा का प्लेन बना। तो उस समय ये एक्चुअली टेथिस सी एक समंदर था, बीच वाला एरिया, गड्ढा था, है ना, घाटी जैसा था, जिसमें धीरे धीरे करके ये सेडिमेंट्स आके उसको प्लेन बना दिए, मैदान बना दिए। अदरवाइज ये इंडिया, ये वाला पोर्शन अलग था, ये वाला पोर्शन अलग था, ये बीच वाला पोर्शन में टेथिस नदी थी, जो कि धीरे धीरे भर भर के ये आया। तो ये सबसे नया प्लेस है पूरा इंडिया में, सबसे नया जगह है, और सबसे फर्टाइल लैंड, सबसे ज्यादा उपजाऊ जमीन पूरे इंडिया में ये इसी जगह पे है। और उपजाऊ होने के कारण से सबसे पुरानी संस्कृति या पुराना सिविलाइजेशन इसी एरिया पे हम लोग को दिखता है। एंशिएंट इंडिया इसी जगह से आता है। एक बोलोगे आप इंडस, यस, एक सिंधु नदी, और दूसरा इस जगह पे। अब जब प्राचीन भारत पढ़ोगे तो महाजनपदा से पढ़ोगे, महाजनपदा जनपद है ना, और महाजनपदा में सबसे पहले पढ़ोगे मगध, है ना, पाटलिपुत्र, ये सब पढ़ोगे, और वो इसी जगह पे। इवन आपके जो महाभारत में जितना नाम लिखा है ना, कुरु, मिथिला, ये सब जो है ना, ये सब एक्चुअली जनजाति का नाम था, और हर का अलग अलग ट्राइब का एक एक प्लेस था। इनके बीच का जो वॉर है दैट इज महाभारत, उन्हीं के बीच का जो लड़ाई है वही महाभारत है। तो यहाँ पे जो पटना है या यहाँ पे जो मगध, इस एरिया का, ये पूरा एरिया में इंडिया का सबसे हिस्टोरिकल चीजें और इंडिया का सबसे पुराना रिलीजन जन्म लेता है, जिसमें से बोलना चाहिए कि बुद्धिज्म और जैनिज्म इसी जगह पे जन्म लेता है। अब बोलोगे सर हिंदुइज्म बहुत पुराना है, सनातन है। एक्चुअली क्या है, हिंदू धर्म नहीं था, वो डिसिप्लिन था, है ना, डिसिप्लिन था। धर्म मतलब ड्यूटी जैसे हम लोग होते हैं।
कि वे ऑफ लाइफ। जो सिंधु नदी के इस साइड रहते हैं उसका नाम हिंदू है, क्योंकि सा को वो प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे, तो सा को वो हा बोलते थे, हिंदू। सिंधु नदी के इस साइड रहने वाले हिंदू। तो ये लोग जो लाइफ स्टाइल जीते हैं, जो लोग ये करते हैं, उनका नाम था हिंदूज, ठीक है ना। क्योंकि किसी भी धर्म के प्रीचर्स होते हैं, प्रीचर्स मतलब बोलना चाहिए कि उनके एक आए थे और उनके बाद से ये धर्म चालू हुआ। तो एक्चुअली ये प्रीचर्स, इसके आपको देखोगे कि कोई प्रीचर्स ही नहीं है ना हिंदू धर्म में। म्यूट कर लेना प्लीज, है ना। कोई प्रीचर्स नहीं है, कोई उनके बोलना चाहिए कि ये महात्मा आए उसके बाद से हिंदू धर्म चालू हुआ, ऐसा कुछ नहीं है ना। जीसस क्राइस्ट के बाद से क्रिश्चियनिटी आई, प्रोफेट के बाद से ये आए। तो ये जो सिखिज्म में भी देखोगे कि इनके बाद से आया था, गुरु नानक जी के बाद से आया था। तो ये जो आया था ये एक्चुअली वे ऑफ लाइफ था, डिसिप्लिन था, और जीने की कला वो सिखाना, और इसी को धीरे से धर्म बना दिया गया। तो खैर मैं ये बताना चाह रहा था, बुद्धिज्म और जैनिज्म जो है ये इसी एरिया पे जन्म लिया। बुद्धिज्म और जैनिज्म, पूरे वर्ल्ड में बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले कितने लोग हैं, और इसका ओरिजिन आपको इसी जगह पे मिलता है, ठीक है। और इस जगह पे पॉपुलेशन डेंसिटी भी इसलिए ज्यादा है, और इसलिए क्या है, इस जगह पे खेती भी बहुत होती है। पर प्रॉब्लम है यहाँ पे यहाँ के जो किसान है ये गरीब हैं, क्योंकि हर एक किसान के पास तो बहुत छोटे लैंड है। उस छोटे लैंड में वो कितना इन्वेस्ट करे, ट्रैक्टर लेगा इतने से छोटे से लैंड के लिए, तो उसका कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो खराब हो जाएगा। तो ये जो है इस एरिया पे गरीबी ज्यादा क्यों है, क्योंकि सबके हाथ में लैंड बहुत छोटे छोटे हैं, है ना, थोड़ा सा इसलिए गरीबी, अदरवाइज ये लैंड बहुत फर्टाइल है, ठीक है। ये पूरा जगह। फिर आते हैं नॉर्थ ईस्ट में, थोड़ा सा जाते हैं। तो ये जो सिक्किम है ना, सिक्किम, और यहाँ पे यहीं पे दार्जिलिंग दिखेगा आपको, यही दार्जिलिंग और सिक्किम। इस जगह पे अगर देखा जाए तो इंडिया का सबसे ऊंची चोटी इसी जगह पे है, मतलब इंडिया का सबसे हाईएस्ट पीक इसी जगह पे है। अब क्यों? क्योंकि बाकी जो काराकोरम केटू है वो एक्चुअली हमारे पास है नहीं, उसका जो पीक है वो उधर चला जाता है इंडिया के नॉर्थ साइड में, और वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जो एवरेस्ट है वो नेपाल में है। तो हमारे पास कंचनजंगा है, इंडिया का जो पीक है, जो कि हमारे पास इसी जगह पे है ना। तो देखा जाए तो कंचनजंगा हमारे हाथ में आता है, जो कि हाईएस्ट पीक के नाम पे, और वो इसी जगह पे आपको मिलता है। तो कश्मीर के बाद पहली बार जहाँ पे बर्फ वाले जगह मिलती है, कश्मीर और हिमाचल के बाद, वो इसी एरिया पे मिलती है, दार्जिलिंग एंड सिक्किम के पास, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे फिर वैसे ही एनवायरनमेंट मिलेगा आपको, वैसा ही जो क्लाइमेट होता है, और वैसे ही एनिमल्स मिलेंगे। हाँ बोलो सर, ये आप माउंटेन पढ़ा रहे हैं या फिर प्लेन पढ़ा रहे हैं? क्या क्या? माउंटेन पढ़ा रहे हैं या प्लेन पढ़ा रहे हैं? हाँ, मैं माउंटेन या प्लेन नहीं बता रहा हूँ, मैं पूरे इंडिया का एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि कहाँ पे क्या क्या चीज है ना। एक ओवरऑल आइडिया दे रहा हूँ कि हमारे पास इंडिया में क्या यूनिक है, इसके बाद इसका कारण पे जाएंगे। तो इसलिए सिर्फ माउंटेन हाईएस्ट पिक केटू है ना? हाँ, इंडिया का हाईएस्ट पिक केटू है, मैंने बोला। पर उसमें क्या है, इंडिया के पास फिजिकली लोकेटेड नहीं है। नहीं, इंडिया का हाईएस्ट पिक पूछ रहे हो कि ओवरऑल हाईएस्ट पिक? सबसे बड़ा इंडिया का? हाँ, इंडिया का केटू एक्चुअली क्या है, केटू हमारे ऊपर साइड में है ना। अच्छा। तो एक्चुअल में लोकेटेड हमारे पास नहीं है, क्योंकि वो पीओके और चाइना के बाद से ना एक्चुअल में हमारे पास रहा नहीं है। तो एक्चुअल में देखना है तो कोई चोटी देखना है, कोई पीक देखना है, तो हमको कंचनजंगा जाना पड़ता है। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, यही बताना चाह रहा था। अब सिक्किम से, हाँ, सिक्किम से अपन नीचे आए तो इधर पे गए, आसाम एंड मेघालय में गए। तो मेघालय अगेन पूरा यूनिक है हमारे पूरे वर्ल्ड के लिए, क्योंकि मेघालय में वर्ल्ड का सबसे ज्यादा बारिश होती है, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बारिश मेघालय में होती है। और वो जगह है, कौन सी जगह है? चेरापूंजी सर। यस, चेरापूंजी एंड मौसिन राम, ठीक है ना। ये दो ऐसा प्लेस है जहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती है। तो वर्ल्ड का वेटेस्ट प्लेस, सबसे ज्यादा बारिश वाला प्लेस है मेघालय में। सर मानसीराम में क्यों चेरापूंजी और मानसीराम में ज्यादा बारिश सबसे ज्यादा क्यों होती है, मतलब कारण क्या है? हाँ, कारण पे जा सकते हैं, पर अभी कारण के लिए मतलब मैं जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। बस ये मान लो कि वहां पे 3 हिल है, गारो, खासी, जयंतिया, जिसमें से खासी जो है वो इस टाइप का शेप का है,
सर आप प्लेस का क्या नाम बताएं? पूछ दियो तो बता ही देते हैं। मौसम था। तो जैसे गारो ऐसा है, खासी ऐसा है और जयंतिया ऐसा है। तो जब ना मानसून का विंड इसमें जाता है ना, तो इधर से टकरा टकरा के, इधर से टकरा टकरा के इधर पे बारिश करा देता है। मतलब उसको जगह नहीं मिलती, तो सारा बारिश उसी जगह पे करा देता है। तो ये काइंड ऑफ फनल शेप है, ऐसे टाइप का, इस टाइप के शेप में है, जिसमें एक बार बादल एंटर कर गया तो वो बारिश करा के ही वापस आता है ना। तो गारो खासी जयंतिया का इस तरीके से बना हुआ है। अगेन खासी जो हिल का भी नाम है, वहां के लोगों का, जनजाति का भी नाम खासी ही है, ठीक है ना। और गारो का भी ऐसे ही है। मेघालय में, हाँ पार्टिकुलर मेघालय में ये। हाँ मेघालय में है, यस मेघालय में है। Okay. तो मेघालय में एक और चीज फेमस है, डबल रूट ब्रिज, है ना, जिसपे यूपीएससी ने क्वेश्चन कर दिया था। डबल रूट ब्रिज मतलब यहाँ पे जो पुल बनाया गया है, वो रूट को, रबड़ के जो रूट है उसको बांध दिया गया, और धीरे धीरे करके वो टाइट होते होते इतना टाइट हो गया कि वो एक ब्रिज का काम करता है। तो नेचुरल तरीके से किस तरीके से ब्रिज बनाया जा सकता है, वो वहां पे यूनिक है मेघालय में। इसके ऊपर क्वेश्चन आता रहता है। इनक्रेडिबल इंडिया में ना पर्यटन जब हम लोग बाहर में बताते हैं तो मेघालय का उसी जगह के बारे में बताते हैं। और एक और चीज यूनिक है इस जगह का, ये मेघालय भले इस जगह पे है, पर है ये इसका पार्ट, हमारे पेनिनसुला का पार्ट है, जो टूट के उधर चला गया। एक्चुअल में ये पार्ट इसी का था। मैंने जैसे बोला ना कि इतना पार्ट अलग था, ऊपर वाला पार्ट अलग था, और बीच में तो नदी ओशन था। तो इसका पोर्शन टूट के इधर चला गया था मेघालय। तो मेघालय में हिमालय का पार्ट नहीं है? नहीं, हिमालय का पार्ट नहीं है। मेघालय में एक शिलोंग करके एरिया है, जो अगेन वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट प्लेस है, अर्थ का सबसे ओल्डेस्ट कैपिटल है ना वहाँ का? हाँ, मेघालय का राजधानी कैपिटल है ना शिलोंग? वहां पे देखो हिली तो है, बट वो हिमालय का पार्ट नहीं है मेघालय, ठीक है। आसाम जो है वो फ्लड प्रोन है, हर साल बाढ़ आती है, क्योंकि इसमें से ये जो लाइन दिख रहा है ये ब्रह्मपुत्रा का है, और ब्रह्मपुत्रा वॉल्यूम ऑफ वाटर के हिसाब से, पानी के हिसाब से बहुत ज्यादा पानी लेके आती है ब्रह्मपुत्रा। तो ये यहाँ से जो एंटर करती है गॉर्ज से एक एंटर करती है, और उसके बाद ना असम में हर साल बाढ़ लाती है। असम का प्लेन भी ब्रह्मपुत्रा के कारण से ही बना है। असम में एक द्वीप है, आइलैंड है, जो कि रिवराइन आइलैंड है। रिवराइन आइलैंड मतलब क्या होता है? माजुली है ना सर? यस, माजुली, यस। रिवराइन आइलैंड मतलब क्या होता है? कई भी नदी इतना सेडिमेंट लेके आ जाती है, इतना ये लेके आ जाती है, अवसाद लेके आ जाती सर है। फिर से रिपीट करना, सुनाई नहीं दिया। हाँ, ये ब्रह्मपुत्रा में एक सबसे बड़ा आइलैंड है जिसका नाम है माजुली, है ना, माजुली आइलैंड। ये माजुली जो द्वीप है, ये नदी के बीच का द्वीप है। नॉर्मली क्या होता है, नदियां अपने बीच में आइलैंड नहीं बनाती है, पर ये जो माजुली है, ये ब्रह्मपुत्रा में इतना सेडिमेंट्स आया कि वो बीच में ही जमा कर दी और माजुली करके एक आइलैंड बना दी, एक द्वीप बना दिया। माजुली कल्चरल तरीके से भी यूनिक है। मतलब जैसे आप देखोगे कि पूर्व जगह पे या ईस्टर्न जगह पे मोस्टली देवियों की पूजा होती है ना। जैसे कामाख्या चले जाओ, काली पूजा हो, काली देख लो, देवी की पूजा ज्यादा होती है। और यहाँ पे फीमेल डोमिनेंस भी काफी, जैसे मेघालय में देखोगे कि वहाँ का जो मोस्टली इकोनॉमी, जो आर्थिक चीजें चलाती हैं, वो फीमेल चलाती है ना। इवन दुकान में भी बैठा है तो फीमेल बैठती है, मेल दूसरे काम करते हैं, है ना। तो इस जगह पे शक्ति की पूजा है एक्चुअल में, ये पूरे जगह पे फीमेल एम्पावरमेंट है। पर वो पर्टिकुलरली माजुली जो है ना, वो अब यूनिक है उस मामले में। मतलब वहां पे शक्ति की पूजा नहीं होती है ना, वहां पे वैष्णवाइस्ट हैं, विष्णु की पूजा करने वाले। नॉर्मली जो शिव की पूजा करते हैं वो मेल डोमिनेंट प्लेस होता है, जैसे साउथ में, इसलिए वहां के हीरो भी देखोगे ना साउथ में, तो वो ना सब ना पूरा मेल ही है, फीमेल का तो कोई रोल ही नहीं रहता है ना, साउथ की मूवीज में देखोगे तो। क्योंकि वो लोग शिव जी की ज्यादा पूजा करते हैं, साउथ में सारे मंदिर आप देखोगे शिव जी का, तो शिव जी का डोमिनेंस है, तो जिसकी पूजा करते हो वैसे हीरो देखना चाहते हैं, है ना। वही नॉर्थ में जाओगे तो ये कृष्ण जी रोमांटिक वाले थे, तो रोमांटिक मूवीज चलती है उधर, तो सारी रोमांटिक मूवी नॉर्थ में ही चलती है, क्योंकि कृष्ण जी हैं, वो उसी से रिलेटेड है। तो हर जगह जिस चीज की आप पूजा करते हो उसी टाइप का आपकी मूवीज बनने लग जाते हैं, कल्चर भी उसी टाइप का डेवलप होने लग जाता है, ठीक है ना। खैर, मैं ये बताना चाह रहा था, असम
में 2 नेशनल पार्क हैं जिसका नाम मानस है और एक काजीरंगा है। काजीरंगा पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे एक सिंग वाला गैंडा बैठता है, वन हॉर्न डायनासोर है ना, जो काजीरंगा में है, जो कि आसाम में है, बाकी जगह नहीं मिलता। हिमालय के ईस्ट और वेस्ट में बहुत डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि हिमालय का ईस्ट साइड ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास आता है और हिमालय का वेस्ट साइड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से बहुत दूर चला जाता है। इसलिए इस जगह पे रेड पंडा या फ्लाइंग स्क्विरल इस टाइप के कुछ कुछ मिलते हैं। ऐसा गिलहरी जो उड़ता है वैसा टाइप का कुछ इस जगह पे यूनिक मिलते हैं, जो कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ हिमालय से वेस्टर्न पार्ट ऑफ हिमालय से अलग है। मतलब पश्चिमी हिमालय, इस जगह का हिमालय और इस जगह के हिमालय में डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि ये कर्क रेखा के पास है और ये वाला जो है ये कर्क रेखा से बहुत दूर है इस जगह पे। ट्रांस हिमालय क्या होता है? हाँ, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय, अच्छा नहीं, ट्रांस हिमालय तो वेस्ट साइड वाला हो गया है ना। ट्रांस सर हिमालय ट्रांस हिमालय मतलब सबसे टॉप मोस्ट एरिया होता है ना? ये नहीं ऐसा नहीं, ये काराकोरम KLZ, काराकोरम लद्दाख जस्कर, ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है। और पीर पंजाल? कौन सा? पीर पंजाल। पीर पंजाल, पीर पंजाल हिमालय का पार्ट है, ट्रांस का नहीं है, ठीक है। ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय का पार्ट है। नहीं, लेसर हिमालय का पार्ट है। पीर पंजाल आपका लेसर हिमालय का पार्ट है। देखो नहीं, बोल देते हैं, आपको बता रहे हैं, रुको, कंफ्यूज नहीं हो रहा है, पूछ दियो तो मैं बता दे रहा हूँ। देखो, ग्रेटर हिमालय ऐसा है और पीर पंजाल ऐसा है। तो ये पीर पंजाल है, ये ग्रेटर हिमालय है, इसके बीच में काश्मीर वैली है। तो जी के पब्लिशर अगर जानते हो तो ग्रेटर, काश्मीर और पंजाब, पीर पंजाल। तो कश्मीर का जो घाटी है वो ग्रेटर और पीर पंजाल के बीच में है, और पीर पंजाल इज द पार्ट ऑफ लेसर हिमालय, जिसको हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं। तो सर लद्दाख और जास्कर हो ना, वो पर्वत श्रेणी। ये लद्दाख और जास्कर है ना, हाँ, पर्वत श्रेणी। काराकोरम, लद्दाख और जस्कर ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। हाँ, उस पर अभी नहीं जा रहे हैं, वो सब क्लियर कराएंगे आपका। जस्ट मैं अभी इंट्रोडक्शन ही दे रहा हूँ आप लोग को, पूरे इंडिया का भ्रमण करा रहा हूँ। फिर अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश किस चीज में यूनिक है? तो अरुणाचल प्रदेश 2 चीज में यूनिक है। पहला चीज तो है, अरुणाचल प्रदेश के पास इतना बड़ा लैंड होते हुए भी इतने सारे जंगल है, मोर देन 85% एरिया पे जंगल है। तो एमपी और अरुणाचल प्रदेश बड़े बड़े स्टेट होने के बाद भी जंगल इसके पास बहुत है, और ये दोनों के कारण से हमारे इंडिया में बहुत ऑक्सीजन रहता है। तो अरुणाचल प्रदेश एक तो ऑक्सीजन देने के लिए बहुत फेमस है। दूसरा है, अरुणाचल प्रदेश में तवांग करके एक प्लेस है ना। तवांग प्लेस में बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है। दलाई लामा के लिए वो फेमस है, क्योंकि दलाई लामा उधर ही से इंडिया में आए थे उस समय जब उनके ऊपर अटैक हो रहे थे। तो उसके कारण से भी वो फेमस है अरुणाचल प्रदेश। तो ये 2 चीज है अरुणाचल का। अरुणाचल हमेशा डिस्प्यूटेड होता है, क्योंकि चाइना बोलता है ये मेरा पार्ट है, हम लोग बोलते हैं हमारा पार्ट है, ठीक है। सर इसका पुराना नाम नेफा था ना? क्या? इसका पुराना नाम नेफा क्या था? नेफा, NEFA। हाँ। एक्चुअली क्या है, नॉर्थ ईस्टियर फ्रंटियर करके, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर ऐसे कुछ बोलते थे हम लोग उसको, बट हम लोग उसको फिर अपना अरुणाचल प्रदेश नाम रख दिया। नागालैंड है ना, नीचे आ गए नागालैंड। तो ये नागालैंड हो या चलो नागालैंड ही ले लेते हैं। तो अभी रिसेंटली जो नागालैंड और मणिपुर में काफी ज्यादा हिंसा चल रहा था, वायलेंस चल रहा था। तो मणिपुर में वायलेंस में 3 मेजर पार्टियां थी जो लोग लड़ाई कर रहे थे, जिसमें था नागा, कुकीज एंड मैतीस, है ना। ये 3 जनजातियां हैं, 3 ट्राइब हैं। तो मणिपुर में क्या है कि जो प्लेन एरिया पे जो रहते हैं ना, वो आई थिंक मैतीस रहते हैं प्लेन एरिया पे, और जो हिली एरिया पे रहते हैं वो है नागा एंड कुकीज, है ना। ये जनजाति का नाम है, नागा और कुकी। अब क्या है कि बाहर से लोग जब माइग्रेट करके मणिपुर में आते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, प्लेन एरिया पे अपना कब्जा जमाने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण से मणिपुर में आपस में लड़ाइयाँ चालू हो जाती हैं। एक्चुअली क्या है कि जो ट्राइब में जो हिली एरिया पे रहते हैं, जैसे कुकीज हैं, मैतीज हैं, कुकीज हैं, नागाज हैं, ये लोग नहीं चाहते कि हमारे एरिया पे कोई आए,
है ना। एज वेल एज वो नहीं चाहते कि बाहर के लोग हमारे मणिपुर में आके रहें, तो इसलिए उनके बीच में लड़ाइयाँ हुई और इतने इस लेवल की लड़ाई हुई कि पूरा मणिपुर बंद हो रहा था, जल रहा था कुछ दिन पहले। तो ये मणिपुर का था, मणिपुर में ही लोकतक लिख के बारे में बताया था। तो नागालैंड का नागा और मणिपुर के कुकी और मैती, ये 3 जो नाम है ना, ये यूपीएससी या स्टेट पीएससी से में पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी लगातार न्यूज में है ये। मणिपुर में ही लोकतक लेक जैसे बताया, नागा हिल्स, इसमें नागा एक हिल का भी नाम है, नागा वहां के लोगों का भी नाम है, और नागा वहां के लैंग्वेज का भी नाम है। सर पटकोई वहीं पे ना हिल्स? हाँ हाँ पटकोई हिल्स नागा में है? हाँ, पटकई बम, हाँ ये नागा में है, यस। पटकई बम ये थोड़ा सा फैला हुआ है एक्चुअली में, पटकई बम जो है। नागा से फिर नीचे आए हम लोग, ये त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो मिजोरम में मिजो हिल्स है, लुशाई मिजो ट्राइब का भी नाम है। और इस जगह पे एक्चुअल में देखा जाए तो टूरिज्म के हिसाब से प्रॉपरली ये डेवलप्ड नहीं है, तो लोग यहाँ पे टूरिज्म के लिए नहीं जाते। नॉर्मली लोग जाते थे मणिपुर में, पर वो काफी ज्यादा वॉयलेंस के कारण से अभी ज्यादा लोग नहीं जा पा रहे हैं। इवन ये मिजोरम को प्रॉपरली डेवलप्ड नहीं कर पाएंगे, और अनफॉर्चुनेटली ये बहुत डिस्कनेक्टेड है ना, बहुत दूर हो जाता है, इसके कारण से इसका डेवलपमेंट प्रॉपरली नहीं हो पाया है। एक सिलचर बल्कि लोग भले घूमने चले जाते हैं, पर आइजोल में लोग नहीं जा पाते। सर क्रिश्चियन मेजॉरिटी है ना? हाँ क्रिश्चियन मेजॉरिटी क्या? कुछ नहीं सर, वो डाउट थी। अच्छा, तो क्या है, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ये बंगाल से ना त्रिपुरा एंड मिजोरम के लिए एक रास्ता हम लोगों ने बना दिया है, और बहुत जल्दी ये डेवलप हो जाएगा, जिससे क्या इतना घूम के न जानकर इतना पास से हम लोग जा सके त्रिपुरा एंड मिजोरम। एक चीज याद रखना, ये 7 हिल सिस्टर्स में ना त्रिपुरा एंड मिजोरम सबसे नीचे है। याद करने के लिए जो जेड है ना वो नीचे रहता है, ए टू जेड जो बोलते हैं ना, तो जेड से आप याद रख सकते हो। एट द सेम टाइम टी जो है वो लास्ट में आता है, तो अल्फाबेटिकली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इस यूनिवर्सिटी जाती है ना? फिर से बोलो एक बार। कर्क रेखा इस दोनों से जाती है ना, त्रिपुरा और मिजोरम? क्या जाती है? हाँ वहां से ये रोड बोल रहे हो क्या? नहीं कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अच्छा हाँ, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यस यस, जाती है ना यहाँ से जाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये यहाँ से जाते हुए बंगाल तक जाती है, पूरा बंगाल से भी जाती है। तो ये त्रिपुरा एंड मिजोरम, त्रिपुरा में जो कल्चर है थोड़ा मिक्स्ड कल्चर है, कुछ बंगालीज हैं, कुछ मिजोरम के हैं, तो मिक्स्ड कल्चर है यहाँ पे। ये थोड़ा प्लेन एरिया है, उसका क्लाइमेट मोर और लेस सेम है। जैसे ये हिल है, मिजोरम मिजो हिल पे बना है। मणिपुर बोलना चाहिए कि मणिपुर का 2 हिल्स हैं, लुशाई हिल्स है, और ये नागालैंड पे नागा हिल्स है। यहाँ पे पटकई बम इस टाइप का है। तो ये जो त्रिपुरा है इसमें हिली एरिया ना होके प्लेन वाला एरिया जाता है। अब आते हैं यहाँ पे वेस्ट बंगाल में। यस, तो वेस्ट बंगाल का इस टाइप का ये चिकन स्नेक टाइप का उसका ये है, जिसमें एक मिडिल में एक सिर्फ 9 किलोमीटर का बाउंड्री है, चोपड़ा करके एक एरिया है। ये 9 किलोमीटर का जस्ट बाउंड्री है, जो बहुत ही नैरो है। इंडिया का और बांग्लादेश के बीच में ये वाला जो एरिया है काफी टेंशन वाला भी जोन रहता है कभी कभी। तो नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट करने वाला वो चिकन स्नेक कॉरिडोर इस बंगाल का एक यूनिक प्लेस है, जो कि विड्थ में बहुत छोटा। दूसरा क्या है, इस बंगाल से ही यहाँ पे एक फरक्का बैरेज है। फरक्का बैरेज में यहाँ से जो हुगली नदी है, गंगा नदी जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक हुगली में चले जाती है और एक बंगाल में चले जाती है। ठीक है, तो ये गंगा नदी का 2 पार्ट हो जाता है, एक हुगली हो जाता है। राजमहल से होती ना? हाँ राजमहल से, हाँ राजमहल हिल्स, वही मैं थोड़ा ऊपर में झारखंड चला और गया। बिहार के बॉर्डर से होती है सर? यस, झारखंड के बॉर्डर में के पास। यस, तो क्या है, गंगा नदी का 2 पार्ट हो जाता है, एक हुगली बन जाती है और एक चला जाता है बांग्लादेश में। हुगली नदी गंगा का ही पार्ट है, पर उसकी डिस्ट्रीब्यूटरी है। मतलब क्या है, जैसे नॉर्मली कोई भी नदी पानी देती है, पर ये पानी उसमें से निकल जाती है ना। तो हुगली यहाँ पे आता है, और यहाँ से जो गंगा का रिमेनिंग पार्ट इधर पे चला जाता है, वो ब्रह्मपुत्र से मिलके फिर अलग चला जाता है। इस पे बाद में आएंगे। जो वेस्ट बंगाल है, यहाँ पे एक जो यूनिक चीज है वो ये है सुंदरबन। इस जगह का सुंदरबन यहाँ पे मैनग्रोव ट्रीज के कारण से है।
सुंदरबन। सुंदरबन बहुत डेंस है और बोलना चाहिए कि सबसे डेडली फॉरेस्ट है। डेडली फॉरेस्ट मतलब यहाँ पे आप जाओगे तो बहुत डर के रहना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे टाइगर जो है बहुत डेडली हैं, हंट करते हैं, मैन हिटिंग वाले हैं। यहाँ पे जो ट्री है जिसका नाम सुंदरी है, उसी के नाम पे सुंदरबन पड़ा है। सुंदरी मैंग्रोव ट्री है। ये क्या है, ये यूनिक इसलिए है क्योंकि ये जो पेड़ है इसका जड़ ऊपर में रहता है, इसका जो रूट है ऊपर में रहता है ना। नीचे क्यों नहीं रह पाता? हाँ, ये अंडमान निकोबार में मिलता है ना सर? यस, अंडमान में भी मिलता है, पर यहाँ पे इसका नाम सुंदरबन इसलिए पड़ा क्योंकि ये सुंदरी ट्री के कारण से सुंदरबन पड़ा यहाँ पे। तो सुंदरी ट्री का क्या है कि नॉर्मली कोई भी पेड़ ना नमक को सह नहीं पाती, ज्यादा सॉल्टी होता है तो सह नहीं पाती, तो इसलिए ना क्या है, रूट उसने ऊपर कर दिया ताकि सॉल्ट को से बच सके, एट द सेम टाइम बैलेंस मेंटेन कर सके। तो सुंदरबन जो एरिया है इसको यूनिक बनाता है इस जगह को। एट द सेम टाइम यहाँ पे गंगा का पिलग्रिमेज सेंटर है, जहाँ पे गंगा सागर जिसको बोलते हैं ना, जहाँ पे गंगा सागर से मिलती है, गंगा सागर हम लोग बोलते हैं। सागर नाम का एक आइलैंड है, तो यहाँ पे लोग रिचुअल के लिए भी बहुत जाते हैं। बंगाल में तीनों टाइप की चीजें मिलेंगी। बंगाल में आपको हिली एरिया, स्नोई माउंटेन मिल जाएगा। बंगाल में आपको माइन वाला एरिया मिल जाएगा, पुरुलिया बांकुड़ा साइड में। और बंगाल में आपको प्लेन भी मिल जाएगा जहां पे बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर होता है। तो तीनों टाइप की चीजें बंगाल को यूनिक बनाती हैं। ऐसे बहुत ही कम स्टेट हैं जहां पे आपको प्लेन भी मिल जाए, आपको हिल भी मिल जाए और आपको ये माइंस भी मिल जाए। बंगाल में ये तीनों चीजें मिल जाती हैं। एट द सेम टाइम बंगाल के पास एक बहुत पुराना कोल का माइन है, रानीगंज कोल माइन, कोयला का माइन है, जो कि आधा झारखंड के पास भी है और कुछ इधर पे भी है। वैसे झारखंड के पास झरिया कोल माइन बहुत फेमस है। तो ये रानीगंज और ये जो झरिया कोल माइंस, ये कोयला के कारण से बहुत ज्यादा फेमस है। इसलिए बंगाल में 2 स्टील प्लांट है, एक है दुर्गापुर स्टील प्लांट जो सेल का ही पार्ट है, और दूसरा इसको बनपुर में है जो सेल का ही पार्ट है। जैसे आप भिलाई स्टील प्लांट जानते हो ना, वैसे राउरकेला में राउरकेला स्टील प्लांट है, बोकारो में बोकारो स्टील प्लांट है। तो वैसे बंगाल में 2 स्टील प्लांट है, दुर्गापुर और इसको। अगर मॉडर्न हिस्ट्री देखा जाए, आधुनिक भारत देखा जाए, तो बंगाल में पूरा ही वेस्ट मॉडर्न हिस्ट्री का हिस्ट्री है इसमें। तो ये है बंगाल के बारे में। थोड़ा सा नीचे जाते हैं, उड़ीसा। उड़ीसा में टर्टल्स के कारण से बहुत फेमस है। स्टार टोटॉइस जो होते हैं, स्टार टोटॉइस इस जगह पे मिलते हैं। ये जो कछुए, यहाँ पे भीतरकनिका, चिल्का झील, ये कुछ चीजें हैं जो उड़ीसा को काफी यूनिक बनाती हैं। उड़ीसा में इंडिया का सबसे ज्यादा आयरन मिलता है, सबसे ज्यादा आयरन उड़ीसा में मिलता है। एक प्रकार से झारखंड के बाद सेकंड माइन का कैपिटल बोला जाए तो उड़ीसा बोल सकते हैं। जगन्नाथ जो मंदिर है ना, ये आर्किटेक्चर के हिसाब से या मंदिर में जो कलाओं के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे जो कला है वो अलग टाइप की है, जो कि बाकी जगह से अलग है ना। जैसे आपने देखा होगा कि खजुराहो के बारे में हम लोग ने बोला कि खजुराहो एक अलग टाइप का टेम्पल है, वैसे जगन्नाथ भी एक अलग टाइप का टेम्पल है। नॉर्मली किसी भी मंदिर में ये जो इरोटिक पिक्चर्स होते हैं ये किसी भी टेम्पल्स में नहीं होते, पर ये खजुराहो और जगन्नाथ मंदिर के भी आउटर वॉल्स में ना इस टाइप के इरोटिक पिक्चर्स बने हुए हैं। और इसका एक सिंबॉलिक मीनिंग है कि आप ये सबसे बाहर निकलोगे तब भगवान को पाओगे, इस टाइप का है ना, एक सिंबॉलिक मीनिंग है इनका। उड़ीसा में उड़िया जो लैंग्वेज है वो वन ऑफ द कल्चरल लैंग्वेज में आता है, सांस्कृतिक भाषा में आता है। इंडिया में सिर्फ 6 हाँ एंशिएंट लैंग्वेज है ना ये? हाँ एंशिएंट, यस। तो इंडिया में सिर्फ 6 ही भाषाएं ऐसी हैं, लैंग्वेज ऐसी हैं जो कि कल्चरल लैंग्वेज में आता है, सांस्कृतिक भाषा में आती है, मतलब विरासत वाली बहुत पुरानी भाषा में आता है, जिसमें से उड़िया एक लैंग्वेज है। उड़ीसा में जो ये चिल्का झील है, सर बाकी 5 लैंग्वेज अगर बता देते तो अच्छा होता। क्या चीज? पता नहीं सर, बाकी 5 लैंग्वेज कौन सी है? अच्छा बाकी 5 देखो, साउथ के जो 3 लैंग्वेज जान रहे हो ना, तमिल, मलयालम, कन्नड़ है ना, तो तेलुगु भी आता है ना? हाँ तेलुगु, यस तेलुगु 4,
चार, एक उड़िया हो गया संस्कृत 5, और उड़िया। या संस्कृत और उड़िया, यस 6, ये 6, गुड। ये ओके, थैंक यू सर। हाँ, ये 6 इंडिया के जो लैंग्वेज है, जो कि कल्चरल लैंग्वेज है, बाकी सारा इससे ओरिजिनेट हुए, मतलब बाहर निकले, ऐसा है। ठीक है, अब आते हैं छत्तीसगढ़ में, झारखंड में आते हैं। झारखंड में तो झारखंड हमारा मिनरल कैपिटल है। झारखंड में जो भी बोलो सारा मिलता है, चाहे डायमंड, चाहे सोना, चाहे चांदी, चाहे यूरेनियम, जो भी बोलो सारा मिलता है, कुछ ज्यादा अमाउंट में, कुछ कम अमाउंट में। झारखंड में इतना मिनरल थे, इसलिए टाटा स्टील, इंडिया का पहला स्टील प्लांट झारखंड में जमशेदपुर में मतलब पहली बार बना। झारखंड में एक सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट है, झारखंड में बोलना चाहिए कि सिंहभूम एरिया बोलना चाहिए। जैसे उड़ीसा और झारखंड में पूरे वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट पार्ट है, पूरे अर्थ का सबसे ओल्डेस्ट पार्ट है, सिंहभूम करके एक एरिया है जो सबसे ओल्डेस्ट है अर्थ का। और जब ना पृथ्वी का इतिहास पढ़ोगे ना, तो सबसे पुराना भाग आपको ये झारखंड एंड उड़ीसा में दिखेगा। झारखंड में 3 प्लेटू हैं, 3 पठार हैं, हजारीबाग, छोटा नागपुर और रांची। तो सबसे पुराना तो अरावली पर्वत है ना? नहीं, उससे भी पुराना है ये, है ना, उससे भी पुराना है ये। नहीं, Yes. झारखंड साइड में, दिल्ली की साइड है झारखंड में। हाँ, झारखंड का जो सिंहभूम है ना, वो अरावली से भी पुराना है। ठीक है, तो झारखंड में 3 पठार है, 3 प्लेटू है, हजारीबाग, छोटा नागपुर और रांची। ये 3 प्लेटू हैं। एज वेल एज वहां पे जैन का एक पिलग्रिमेज सेंटर भी है, और ये भी बोलबम वाला जो आप सुनते होंगे, वो भी झारखंड में है। झारखंड से फिर छत्तीसगढ़ में आ गए। छत्तीसगढ़ को बॉल ऑफ राइस बोलते हैं, और बॉल ऑफ राइस इसलिए नहीं बोलते कि यहाँ पे पर हेक्टेयर राइस का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, पर इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे 20,000 वैरायटी के चावल होते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में यहाँ पे अगेन आयरन बहुत मिलता है, इसलिए भिलाई स्टील प्लांट यहाँ पे लगा है। यहाँ पे भी बोला जाए तो 3 डिवीजन है। एक तो नॉर्दर्न पार्ट है जो कि हिली है, मिडिल वाला जो महानदी ले जाती है, और नीचे वाला पार्ट जो कि जंगल वाला एरिया है। ये 3 इसके पार्ट हैं, जिसमें से ये वाला जो पार्ट है, इस जगह पे काफी ज्यादा आयरन मिलता है, और इसी जगह पे ही ये भी अगेन अर्थ का सबसे ओल्डेस्ट पार्ट में से आता है। बैलाडीला वगैरह जो एरिया है, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्ट में आता है छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ में अगेन ये ट्राइब्स के लिए यहाँ पे काफी पुराने ट्राइब्स हैं, जो कि बहुत जमाने से हैं, जिस समय से इंडिया बना है, या इंडिया था भी नहीं उस समय से यहाँ पे पुराने जनजातियां हैं। नीचे आते हैं महाराष्ट्र में। ये पूरा इसका बेस अगर देखा जाए तो लावा का बेस है। ये डेक्कन का प्लेटू है, दक्कन का पठार है। महाराष्ट्र एक ऐसा प्लेस है पूरे इंडिया में जहाँ पे काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल मिलता है, और इसलिए यहाँ पे कॉटन बहुत अच्छे से होता है। महाराष्ट्र अगर देखा जाए तो एक जगह वेस्ट साइड हाईली रिच स्टेट है, हाईली रिच सिटीज हैं, और वही एक साइड में जाओगे तो सबसे ज्यादा गरीबी भी महाराष्ट्र में ही है। किसान सबसे ज्यादा सुसाइड भी महाराष्ट्र में ही करते हैं। इसका एक लिंकेज है, किससे लिंकेज है? महाराष्ट्र में एक विदर्भ करके पुराना प्लेस है, जहाँ पे एक्चुअल में एग्रीकल्चर उतना अच्छे से हो नहीं पाता। एट द सेम टाइम महाराष्ट्र इतना बड़ा होने के कारण से सारी जो डेवलपमेंट है इसी जगह पे होती है, इस साइड पे हो ही नहीं पाती है। तो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर जो है, जो नक्सलाइट एरिया भी है, एट द सेम टाइम माइन एरिया भी है, एट द सेम टाइम सबसे पिछड़ा एरिया भी है। कभी भी इंडिया में जाओ या चाहे वर्ल्ड में जाओ, ये 3 चीज एक ही जगह मिलेंगी। पहला चीज, माइन जिस जगह पे मिलेगा उस जगह पे सबसे ज्यादा गरीबी मिलेगी, है ना। और इंडिया में जिस जगह पे माइन है और जिस जगह पे गरीबी है, वहीं पे आपको नक्सलाइट भी मिलेंगे, है ना। ये इंडिया का यूनिक है। तो रेड कॉरिडोर बोला जाए, है ना, या तो माइन एरिया बोला जाए, ये सबसे गरीब वाला एरिया बोला जाए, ये अनफॉर्चुनेटली उस जगह पे है जो सबसे ज्यादा धनवान प्लेस है जमीन में, है ना, सबसे ज्यादा माइंस है। अब मतलब श्योरली कुछ तो कुछ गलतियां हैं, है ना। तो महाराष्ट्र में कुछ आयरन वगैरह भी होता है ना, क्योंकि लावा से बना है तो आयरन भी होता है। और महाराष्ट्र में आपको पेट्रोलियम का भी, मुंबई हाई में पेट्रोलियम का भी एक्सप्लॉयटेशन होता है। बोला जाए तो महाराष्ट्र हमको सबसे ज्यादा जीडीपी भी देता है। केरला, महाराष्ट्र, ये सब सबसे ज्यादा पैसे देते हैं हम लोग को। तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश
तेलंगाना पूरा मिनरल रिच है, आंध्र प्रदेश पूरा एग्रीकल्चर बन गया। जब ये दोनों सेपरेट हुआ तो सारा मिनरल्स इसके पास चला गया। जैसे बिहार और झारखंड अलग हुआ तो सारा मिनरल्स झारखंड के पास चला गया। एमपी और छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो सारा मिनरल्स छत्तीसगढ़ के पास आ गया। तो ये एक होता ही है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश अलग हुआ तो सारा मिनरल्स तेलंगाना के पास आ गया। आंध्र प्रदेश जो है या तेलंगाना जो है, इस एरिया पे इंडिया में सोना और चांदी जो इसी जगह पे मिलता है ना, सोना और चांदी। इसलिए ना एक गोलकुंडा करके फोर्ट था, गोलकुंडा करके किला था, जिसमें ना वो किला इसलिए फेमस था कि पूरे जगह पे ना ये रत्न जड़े होते थे गोलकुंडा किला में, है ना। कोहिनूर का गोलकुंडा से निकला सर? हाँ, कोहिनूर का हीरा गोलकुंडा से हाँ, प्राप्त हुआ। कोहिनूर का हीरा गोलकुंडा से ही, हाँ, कोहिनूर का हीरा गोलकुंडा से ही है। तो गोलकुंडा पहले एक हिंदू राजा के पास था, इसके बाद औरंगजेब उसमें अटैक कर लिया, फिर उसका हो गया। उसके गोलकुंडा फोर्ट में बहुत सारी यूनिकनेस है कि आप यहाँ पे क्लैप करोगे तो वहां तक आवाज आती है, इधर पे बात करोगे तो उधर से सुनाई दे सकता है। वहां पे ऐसा किला है जहाँ पे दीवार के एक्चुअल में कान है, आप यहाँ पे बात करोगे वहां पे कान टिकाओगे तो सुन सकते हो। ऐसा है गोलकुंडा किला, इस तरीके से बना है। खैर, तो गोलकुंडा में सबसे ज्यादा जो जेम्स हैं ये बहुत ज्यादा मिलते थे, क्योंकि उसी साइड में आपको क्या मिलता है, सोना चांदी और जेम्स उसी जगह पे मिलते हैं। कर्नाटका में आते हो तो कर्नाटका में आयरन, गोल्ड, इंडिया का अभी जो सबसे ज्यादा गोल्ड प्रोड्यूस करने वाला एरिया है, सोना, वो है कर्नाटका। कोलार गोल्ड फील्ड सुने होंगे, केजीएफ, है ना। तो केजीएफ का नाम कोलार गोल्ड से पड़ा है ना। अभी कोलार में नहीं है उतना सोना, अभी हट्टी करके आया है, तो हट्टी गोल्ड माइन है। तो कर्नाटका में आयरन भी अच्छा है और सोना भी बहुत है, ठीक है। तो इंडिया में अकेले जो सबसे ज्यादा सोना प्रोड्यूस कर रहा है वो है कर्नाटका। और इसमें सबसे बड़े बड़े सिटीज भी हैं। कर्नाटका में वेस्टर्न पार्ट में वाटरफॉल या पूरा मतलब वेस्टर्न घाट का पार्ट है, यहाँ पे बहुत ज्यादा स्पीसीज का रिचनेस है। मतलब बोलना चाहिए कि बहुत सारे जीव जंतु हैं जो कि कुछ आइडेंटिफाइड है, कुछ आइडेंटिफाइड नहीं है, बहुत यूनिक भी है यहाँ पे कर्नाटका में। और ईस्टर्न पार्ट में सारे माइंस वाला एरिया है। तो कर्नाटका भी उस हिसाब से यूनिक है कि इस जगह पे हिली मिल जाता है और इस जगह पे उसको माइंस मिल जाता है कर्नाटका के पास। तमिलनाडु विंटर में रेन वाला एक अकेला प्लेस है। ठंड में बारिश होती है, रिटर्निंग मानसून से बारिश होने वाला तमिलनाडु का अकेला एक प्लेस है। तमिलनाडु में कल्चरल बोलना चाहिए कि टेम्पल के आर्किटेक्चर में यूनिक है यहाँ पे। मतलब मंदिर के जो द्रविडियन शैली है, द्रविडियन आर्ट है, इस जगह पे सबसे चरम पे होता है, इस जगह पे सबसे यूनिक है। तो तमिलनाडु में वो सारा चीज मिलता है जो जो चीजें तमिलनाडु को चाहिए। मतलब क्या है, इसका एग्रीकल्चर भी अच्छा है, इसके पास माइंस भी मिल जाते हैं, इसके पास बस पानी की थोड़ी कमी है, कावेरी नदी में थोड़ा पानी कम रहता है। अदरवाइज तमिलनाडु के पास ऑलमोस्ट रिच कल्चर है। इसके पास पोर्ट मिल जाता है जो कि, हाँ, सेकंड रिचेस्ट स्टेट है नहीं? नहीं रिचेस्ट नहीं है, पर मोस्टली इसके पास जो नीड है वो सारी चीज उसके पास रहती है। ये दूसरे स्टेट पे बहुत कम डिपेंडेंट है। देखो एक चीज समझना, कोई भी राज्य ना अगर बहुत पैसा जिसके पास है ना, वही कला पे और संस्कृति पे ज्यादा फोकस कर पाता है, आर्ट एंड कल्चर पे। पर जिसके पास ना अगर एक्चुअल में खाने के मानदे रहते ना, वो लोग बाकी चीज नहीं कर पाते। इसलिए किसी कंट्री में ना या पूरे वर्ल्ड में अगर कोई कंट्री स्पोर्ट्स में अच्छा कर पा रहा है, इसका मतलब उसका जीडीपी भी अच्छा है, वो विकास भी अच्छा कर रहा है ना। ये एक पैरामीटर होता है, क्योंकि जब स्पोर्ट्स पे ध्यान दे पा रहा है, इसका मतलब उसको सही खाना मिल रहा है, उसको सही ट्रेनिंग मिल रहा है, उसको सही स्टेडियम मिल रहा है प्रैक्टिस करने के लिए। अगर ये सब मिल रहा है मतलब उसको खाने का आराम से हो जा रहा है, उसके बाद एडिशनल चीजों में स्पोर्ट्स में जा रहा है। इसलिए जो कंट्री स्पोर्ट्स में अच्छा कर पाता है मतलब वो डेवलपमेंट का, विकास का एक अच्छा पैरामीटर है। जैसे जो कोई कंट्री अगर स्टील बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है, उपभोग करता है इस्पात का, तो वो कंट्री ज्यादा रिच हो रहा है। क्योंकि अगर स्टील या लोहे का यूज कर रहा है तो मतलब बहुत सारे स्ट्रक्चर बना रहा है ना, ब्रिजेस बना रहा है, ये सब बड़े बड़े बिल्डिंग्स बन रहे हैं, और इसलिए वो एक पैरामीटर होता है। तो ये दो पैरामीटर ना किसी भी कंट्री के विकास का एक ये होता है, पैरामीटर होता है, पैमाना होता है, ठीक है। तो तमिलनाडु पे आते हैं, तो तमिलनाडु का जो मैंने बताया कुछ कुछ चीजें, और यहाँ पे एक इंडिया का
अकेला एक मरीन नेशनल पार्क है। मरीन मतलब क्या है, नॉर्मली नेशनल पार्क क्या होता है, लैंड पे होते हैं, राष्ट्रीय उद्यान जो भी होते हैं, पर यहाँ पे आपको ये वाला मरीन नेशनल पार्क मिलता है, जो कि नदी वाला, ओशियन वाला, सागर वाला नेशनल पार्क है। केरला, केरला इंडिया में ऐसा प्लेस है जहाँ पे जल मार्ग, वाटरवे का सबसे अच्छे से इसी ने यूज किया है, वाटरवे का। नॉर्मली हमारा नेशनल हाईवे तो सुनते हैं हम लोग, है ना, राष्ट्रीय राजमार्ग बोलते हैं, पर हम लोग कभी जलमार्ग नहीं सुनते, जबकि हमारा नेशनल वाटरवे 1 वही बंगाल में, यहाँ से बिहार से आता हुआ बंगाल तक पहुंचता है, और बाकी वाटरवे जो हैं, जो बाकी जलमार्ग हैं, वो सारा केरला में है, और ये सबसे अच्छे से डेवलप्ड है। जितने विकसित देश होते हैं वो अपने वाटरवे को सबसे अच्छे से यूज करते हैं, और केरला बहुत अच्छे से यूज कर पाता है। बोला जाए तो इंडिया में केरला सारे पैरामीटर में डेवलप्ड कंट्रीज के श्रेणी में आता है, विकसित देश में। अगर मैंने इंडिया को हटा देता ना, तो ये श्योरली केरला ना डेवलप्ड सिटी में, डेवलप्ड कंट्री में आता, अगर ये सिर्फ कंट्री होता तो। पर अनफॉर्चुनेटली हम लोग पूरे इंडिया को एक साथ लेके चलते हैं। केरला में वेस्टर्न घाट है, और केरला में एक मालाबार सीवेट करके है, और बहुत सारे बंदर भी मिलते हैं अलग अलग टाइप के, है ना, जो कि वो बाकी जगह नहीं मिलते। केरला का मालाबार सीवेट के ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन भी कर दिया था। केरला के पास यहाँ पे एक नीलगिरी हिल्स है, जो कि वेस्टर्न घाट को जोड़ता है। केरला के पास बहुत टाइप के स्पाइसेस, मसाले हैं, हिली भी एरिया है, और उसके पास पानी वाला लैंड भी है। बोला जाए तो बहुत ज्यादा हाईली डेवलप्ड केरला है, लिटरेसी के हिसाब से भी देखा जाए तो सबसे ज्यादा डेवलप्ड है केरला। अंडमान निकोबार जो है हमारा ऐसा प्लेस है जहाँ पे सारे टाइप के पेड़ मिलते हैं, चाहे वर्षावाती एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट बोला जाए या मैंग्रोव बोला जाए, ये सारे चीज मिलते हैं। और अगर देखा जाए तो मालदीव जितना सुंदर है उतना ही सुंदर अंडमान भी है, और उससे ज्यादा भी सुंदर बोल सकते हो। अंडमान एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे इंडिया में एक ही जगह वोल्केनिक इरप्शन होता है, ज्वालामुखी फटता है, वो है अंडमान। यहाँ पे एक बैरन आइलैंड है जहाँ पे ज्वालामुखी फटता है। यहाँ पे ऐसे कुछ जनजाति हैं जो कि जैसे जड़ावा हो गया, सेंटिनलीज हो गया, ऐसे जनजाति हैं जो कि आपको जब जाओगे तो लगेगा कि ये लोग कई जमाने पुराने हैं, मतलब पुराने हैं, मतलब उनका कल्चर या उनका जो भी चीजें हैं वो विकास की मुख्य धारा में जोड़ ही नहीं पाए हैं। दे आर नॉट फ्रॉम द मेन स्ट्रीम, वो एकदम ऑफ शूट है। इसलिए ना कुछ कुछ तो ऐसे हैं कि अगर आप जाओगे तो आपको मार देंगे, है ना, और कुछ अच्छे ट्राइब्स हैं जो कि एक्चुअल में वेलकम करते हैं। तो ये पूरा जनजातियों का प्लेस है अंडमान। अंडमान आधा, निकोबार अलग। अंडमान अगर एनवायरनमेंट के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी अंडमान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि ये हमारा सी रूट है। ये स्टेट, ये जो एरिया है, इस जगह से हमारा ओशियन का रूट है, इस जगह से हमारा सप्लाई होता है ऑयल एंड गैस का, तो इसलिए ये रूट बहुत इंपॉर्टेंट है अंडमान के लिए। सर इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार में है ना? हाँ, निकोबार। फिर ये लक्षद्वीप जो कि कोरल का आइलैंड है, प्रवाल भित्ति से बना हुआ है, कोरल आइलैंड। ये नीचे में ज्वालामुखी से है और ऊपर में ये कोरल से बना हुआ है। ये तो अब तो आप लोग ज्यादा ही समझोगे इसके बारे में, अब जब से मोदी जी वहां पे चले गए हैं। अच्छा हुआ वहां पे गए, ताकि क्या है, अब ये लक्षद्वीप एक्चुअली बहुत बेटर प्लेस है जिसको डेवलप नहीं कर पाए हम लोग प्रॉपर तरीके से। अगर डेवलप कर दे तो सही में मालदीव कुछ नहीं है। ये जरूरत थी कि इस जगह को डेवलप करने की, ये हो भी रहा है। तो ये है पूरे इंडिया के बारे में आप लोगों ने एक रफली अंदाज हो गया कि इंडिया में कहाँ पे क्या मिलता है। सबका कारण है, उस कारण को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। मैंने बोला कि सबका कुछ कुछ हम लोग थोड़ा सा समझ गए हैं, आगे पढ़ेंगे कि इस जगह पे क्यों विंध्या है, इस जगह पे अरावली क्यों है, इस जगह पे हिमालय क्यों है, नदी इधर से क्यों फ्लो होती है। सबका कारण है, हर चीज का कारण है, रीजन है, जो आइडेंटिफाई करोगे तो समझ आएगा। अगर हिमालय नहीं होता तो मानसून नहीं होता। अगर देखा जाए तो हमारे पास हिमालय है, इसलिए मानसून यहाँ पे आके टकरा के बारिश करा पाती है, नहीं तो मानसून नहीं होता। हिमालय नहीं होता तो ऊपर से ठंडी हवाएं आ जाती, ये पूरा फ्रोजन होता। तो हमारा हिमालय एक यूनिक पोजीशन पे है। प्लस यहाँ पे इंडस रिवर नहीं होती तो इंडिया में बहुत अटैक होते, अगर सिंधु नदी नहीं होती तो। पर हम लोग बचे रह गए। अलग से कल्चर क्यों डेवलप हो पाया, क्योंकि सिंधु नदी इतनी बड़ी नदी थी, इंडस रिवर। नहीं तो ये भी अलेक्जेंडर वगैरह आके यहाँ पे अटैक भी कर सकता था, पर नहीं किया उसने। एक बड़ा बैरियर था। 3 साइड से समुद्र से घिरा है, एक साइड में सिंधु नदी और एक साइड में हिमालय। ये इसको यूनिक बनाता है इंडिया को। ठीक है,
तो आज यहीं पे क्लोज करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है, चलो फिर क्लोज करते हैं सेशन। बाय, गुड नाइट। ओके।